तो एपिसोड की शुरुआत में जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च ड्रैगन कोर को अपने हाथ में लेकर अपने ट्रेजरी रूम में रखने के लिए जाते हैं। वो एल्डर बाइकाओ से कहते हैं, बाइकाओ जल्दी से ट्रेजरी रूम के दरवाजे को ओपन करो, हम लोग इतने ज्यादा कीमती ट्रेजर को बाहर नहीं रख सकते, इसे अपने ट्रेजरी रूम में जाकर सेव कर देते हैं। एल्डर बाइकाओ जल्दी से अपने टोकन को यूज करते हुए दरवाजे को ओपन कर देते हैं। पैट्रियार्च अपने हाथ में ड्रैगन कोर को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, अब इस ड्रैगन कोर की मदद से मेरा बेटा अर्थ परफॉर्म राम में चला जाएगा और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जाओ सेक्टर अब देखना बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। पैट्रियार्च अभी वहीं पर खड़े खुश हो रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरह एल्डर बाइकाओ ने दरवाजा खोल दिया होता है। वो दरवाजा खुलने के बाद वहीं पर बुरा सा चेहरा लेकर खड़े होते हैं। पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च जरा इस तरफ देखो, की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है। तो पैट्रियार्च और वो दोनों जैसे सामने की तरफ देखते हैं, वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ट्रेजरी रूम में जितना खजाना होता है वो सारा तो जाओची पहले से लूट कर ले गया है। दोनों जल्दी से भागते हुए अंदर आते हैं, बॉक्सेस को चेक करते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आज यहाँ पर हुआ क्या, कौन ये सारा खजाना लूट कर ले गया है। हमने अपने हजारों सालों की मेहनत से यहाँ पर बहुत सारा खजाना इकट्ठा किया था, बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारे जेम्स और स्टोन्स इकट्ठे किए हुए थे, लेकिन कोई वो सारे का सारा खजाना एक ही बार में उड़ाकर ले गया है। पैट्रियार्च गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं, किसने किया, ये सब कुछ कैसे हुआ। उसी वक्त सेकंड एल्डर की नजर दीवार के ऊपर पड़ती है। वो पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च जरा इस तरफ देखो, दीवार के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है। वो दोनों जल्दी से दीवार की तरफ आगे बढ़ती हैं, दीवार के करीब जाती हैं तो वहाँ पर लिखा होता है, जाओ टियाननैन यानी कि जाओ सेक्टर के जो पैट्रियार्च हैं उसके बारे में उसने लिखा होता है, बूढ़े खुसट कहीं के, तुमने ये सारे का सारा खजाना मेरे लिए तैयार करके रखा हुआ था। पिछले 1000 साल से तुम लोग जहाँ पर इस खजाने को इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे ये सारा पैक करके एक ही दिन में दे दिया। लेकिन पिछले 3 दिन से तुम लोगों ने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें 2 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। पहला सीक्रेट ये है कि मेरा बेचारा पोता वो जिंदगी में कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। इस बार उसकी मेरिडियंस को मैंने पूरी तरह से क्रिपल कर दिया है। अब अगर डिवाइन फीनिक्स सिटी का रियल डॉक्टर हांगफू भी यहाँ पर आ जाए, वो भी इसका इलाज नहीं कर पाएगा। और दूसरा सीक्रेट ये है कि तुम लोग जिस ड्रैगन कोर को खरीद कर लाए हो ये एक फेक है। पैट्रियार्च ये बात सुनते ही वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं और उनके हाथ से उनकी ड्रैगन कोर भी गिरकर टूट जाती है, क्योंकि वो तो है ही फेक। लेकिन एल्डर जल्दी से पैट्रियार्च को पकड़ते हैं और कहते हैं, पैट्रियार्च जल्दी से होश में आ जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, हम लोग इस वक्त बेहोश नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि ये जो डॉक्टर था ये जुनची ही था, तुम उन पैलेस का वो स्टूडेंट जिसने जाओ लूचेंग के साथ ये सब कुछ किया था। मुझे लगता है कि वही बेस बदल कर यहाँ पर डॉक्टर हांगफू बनकर आया होगा। हमारा एल्डर जीहाई अभी उसके साथ ही है। हम लोग जल्दी से जाओ जीहाई को कांटेक्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि उसको जाने ना दे, उसको पकड़ ले। एक बार हमने जुनची को पकड़ लिया तो उसके बाद उसके पास से हम अपना सब कुछ वापस ले सकते हैं, अपना सारा खजाना वापस ले लेंगे। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन जाओची का दिखाया जाता है। जाओची और एल्डर जाओ जीहाई वो दोनों जा रहे होते हैं। उसी वक्त जाओची को एक छींक आती है। जाओची कहता है, मुझे कुछ बुरी फीलिंग आ रही है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। जाओची पीछे की तरफ घूमता है। एल्डर जीहाई से कहता है, अब मुझे आगे का रास्ता आता है, मैं ब्लैक मून गिल्ड में अकेले चला जाऊंगा, अगर तुम्हें रुकना है तो तुम यहीं पर रुक सकते हो या फिर वापस जा सकते हो। जीहाई उसे कहता है, लेकिन सेक्टर मास्टर ने कहा था कि तुम्हारे साथ ही रहना है। उसी वक्त उसकी पोटली के अंदर उसका मोबाइल रिंग करता है। तो इस वक्त मोबाइल तो नहीं होते थे, इनके पास तलिस्मन होते थे। उसके पास तलिस्मन होता है, वो रिंग कर रहा होता है। जाओची कहता है, इसके पास से तो इसका तलिस्मन रिंग कर रहा है, लगता है कि इसको वॉइस ट्रांसमिशन भेजी जा रही है। अचानक से मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। ताऊ जीहाई जैसे ही अपने तलिस्मन को अपने कान के साथ लगाते हैं तो उसी वक्त उसे अंदर से आवाज आती है। एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं, जल्दी से जल्दी डॉक्टर हांगफू को पकड़ लो, उसको जाने मत देना। वो युनची है जो कि यहाँ पर बेस बदल कर आया है। उसने हमारे ट्रेजरी के अंदर जितना भी खजाना रखा हुआ था वो सारे का सारा लूट लिया है और ऊपर से वो ड्रैगन कोर भी नकली है। तलिस्मन के अंदर से जैसी आवाज निकलती है जाओची भी वो आवाज सुन लेता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही हमारा जाओची बड़ी स्पीड से भागना शुरू करता है। जीहाई उसके पीछे लग जाता है और उसे कहता है, कमीने कहीं के, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पहले तुमने हमारे यंग मास्टर को जख्मी किया और अब हमारा खजाना भी तुमने छीन लिया। हमारा जाओची भागते हुए सोच रहा होता है, ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे तो लगा था कि पैट्रियार्च पहले उस ड्रैगन कोर को स्टडी करेगा, लेकिन वो लोग सीधे उसको ट्रेजरी रूम में रखने के लिए क्यों चले गए। कम से कम मुझे यहाँ से कहीं दूर जा लेने देते, उसके बाद वो ट्रेजरी रूम में जाते, मेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया। जाओची अपनी मास्टर मोली से कहता है, मोली मुझे ये बताओ कि जो बंदा मेरा पीछा कर रहा है इसकी स्ट्रेंथ लेवल क्या है। मोली उसे कहती है, वो स्पिरिट प्रोफाउंड राम के फर्स्ट लेवल पर है, यानी कि वो तुमसे 2 लेवल अबव है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन साथ ही मोली उसे कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, अगर मैंने यहाँ पर इसको मारने के लिए अपनी मिस्टिक पावर्स को रिलीज किया तो जितनी हालत मेरी पहले से खराब है, बॉडी के अंदर पॉइजन फैल जाएगा और तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है अगर मैं वो सारा भी पी लूंगी तब भी मैं अपने आप को जिंदा नहीं रख पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। इसलिए जाओची यहाँ पर मोली से हेल्प नहीं ले सकता, वो सिर्फ भाग रहा होता है, जबकि जीहाई उसके पीछे लगा होता है और उसे गालियां देते हुए कहता है, अब तुम कहाँ पर भाग कर जाओगे। इसी वक्त जाओची अपने पास से एक बॉम्ब निकालता है जो कि उन्हीं की ट्रेजरी से उठाकर लाया है। वो उस बॉम्ब को उठाकर उसकी तरफ
फेंक देता है। जैसे वो पीछे की तरफ बॉम्ब को फेंकता है, वहाँ पर गली में एक जबरदस्त धमाका होता है। एल्डर ज़ीहाई भी वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो इन बॉम्ब्स को पहचानता है। वहाँ पर उसके पास ही एक बड़ा धमाका होता है। वो पीछे की तरफ देखता है और घबरा कर कहता है, ये तो स्काई ट्रेमर बॉम्ब है। ये कमीना तो स्काई ट्रेमर बॉम्ब को ऐसे ही यूज कर रहा है। शुक्र है कि मैंने इसको अवॉइड कर लिया। अगर ये बॉम्ब मेरी बॉडी के साथ टकराता तो मेरे तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। साउची अपने पास से एक और बॉम्ब निकालता है और उसके ऊपर फेंक देता है। वहाँ पर गली में एक और धमाका होता है। एल्डर ज़ीहाई फिर से बड़ी स्पीड से उसको अवॉइड कर लेते हैं। एल्डर ज़ीहाई घबरा कर कहते हैं, शुक्र है कि उसका निशाना इतना अच्छा नहीं है। 2 बार उसने बॉम्ब से मेरे ऊपर अटैक किया और दोनों बार मुझे मिस कर दिया। लगता है कि वो यहाँ पर टाइम स्टॉल करने की कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ से भाग सके। तो जी बॉम्ब फेंकने के बाद बड़ी स्पीड से भागना शुरू करता है और ज़ीहाई से कहता है, अगर तुमने दोबारा मेरा पीछा किया तो मैं बॉम्ब से तुम्हें उड़ा दूंगा। जबकि ज़ीहाई भी बड़ी स्पीड से उसके पीछे लग जाता है और उसे कहता है, मुझे पता है कि ये बॉम्ब तुम हमारी ट्रेजरी से चोरी करके लाए हो। हमारी ट्रेजरी में सिर्फ टोटल 6 ही इस तरह के बॉम्ब थे, 2 को तुमने यूज कर दिया, अब सिर्फ 4 ही बचे हैं। ज़ाउची कहता है, इन बॉम्ब्स की मदद से मुझे 2 मिनट से ज्यादा का टाइम तो नहीं मिलने वाला। प्रीवियस लाइफ में मैं अपने ह्यूमनली पॉइजनस बीड को यूज करता रहा हूँ। इसके अंदर जो पॉइजन था उसको यूज करते हुए मैंने मिलियंस के हिसाब से लोगों की जान ली है। अगर मेरे पास इसका पॉइजन अभी भी होता तो मैंने इस बंदे को आसानी से मार देना था, लेकिन अब तो मैं इस ह्यूमनली पॉइजनस बीड को भी यूज नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? तो वो भागता हुआ जा रहा था कि उसी वक्त सामने प्रिंसेस ज़ूरो होती है। वो उसे कहती है, जूनियर ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो? कह कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्योंकि ज़ाउची उसे देखकर काफी हैरान होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। ज़ूरो उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, जूनियर ब्रदर मेरा हाथ पकड़ो, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। एल्डर ज़ीहाई अभी भी उन दोनों के पीछे ही होता है। तो ज़ूरो भागते भागते उसे कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगी। और साथ ही वो अपने बड़े से डिवाइन पंछी जिसका नाम लिटिल स्नो होता है उसको बुलाती है। वो उसे कहती है, लिटिल स्नो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। उनका लिटिल स्नो जो कि एक ईगल बीस्ट होता है वो वहाँ पर अपीयर होता है और वो दोनों उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं। ज़ाउची भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है, ये तो एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है, तुम्हारे पास एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट क्यों है? उसे कहता है, सीनियर सिस्टर तुमने तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, तुमने मेरी जान बचा ली। मुझे ये बताओ कि तुम जाओ सेक्टर वालों की टेरिटरी की तरफ क्यों जा रही थी? ज़ूरो चिल्लाकर उसे कहती है, बेवकूफ कहीं के, 3 दिन से तुम सेक्टर से गायब हो, इसी वजह से मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकली थी। और जुनबा ने तुम्हें पूरे सेक्टर में ढूंढ लिया, लेकिन तुम हमें कहीं पर भी नहीं मिले। तो मुझे लगा शायद जाओ सेक्टर वालों ने तुम्हें किडनैप कर लिया होगा, इसी वजह से मैं जाओ सेक्टर में जा रही थी तुम्हें वहाँ से ढूंढने के लिए, या फिर तुम्हें बचाने के लिए। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि जाओ सेक्टर के एल्डर तुम्हारे पीछे लगे होंगे, मुझे यहाँ पर इस तरह गली में मिल जाओगे। ज़ाउची से कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे ये बताओ, हमें अभी मिले हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए और हम दोनों का रिश्ता भी आपस में इतना गहरा नहीं है, तो फिर तुम मुझे बचाने के लिए इस हद तक क्यों जाने को तैयार हो कि तुम जाओ सेक्टर के खिलाफ जा रही हो? ज़ूरो आगे बढ़ती है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ और सिस्टर होने के नाते मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। कि हमारा ज़ाउची सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको मुझे देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया होगा, इसी वजह से यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डाल रही है। ज़ूरो ज़ाउची से कहती है, अब मुझे ये बताओ कि पिछले 3 दिन से तुम कहाँ पर थे? जिस जाओ सेक्टर वाले लोग तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं? जाओ सेक्टर वालों ने वाकई में तुम्हें किडनैप किया हुआ था, ऊपर से तुमने इतने ज्यादा अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये तो किसी 45 साल के बुढ़े के कपड़े लगते हैं। ज़ाउची से कहता है, मुझे जाओ सेक्टर वालों ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि मैं वॉलंटरली वहाँ पर गया हुआ था। मैं वहाँ पर एक मिशन को पूरा करने के लिए गया था। इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट कहाँ से आया? ये तो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। ज़ूरो से अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के बारे में बताती है। वो उसे कहती है, मैंने इसको लिटिल स्नो का नाम दिया है। ये बीस्ट कल्टीवेशन में ट्रू परफाउंड राम पर है और ये एक जायंट स्नो ईगल है। मेरी मास्टर ने इस ईगल बीस्ट को खुद ही रेस किया है और इसको रेस करने के बाद उन्होंने मुझे इसे गिफ्ट में दिया था। हालांकि स्नो ईगल काफी ज्यादा बड़े होते हैं, इनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनकी उड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है। ये काफी तेजी के साथ उड़ सकते हैं। ये दोनों अभी अपने ईगल स्नो के ऊपर बैठे उड़कर जा रहे होते हैं। किसी वक्त पीछे से एक और ईगल आ जाता है और वो ब्लैक कलर का होता है, जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च का होता है। जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च उसके ऊपर बैठे होते हैं और वो पीछे से चिल्लाकर कहते हैं, कमीने युनची, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो? दोनों जैसे पीछे की तरफ देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा सा ईगल उनके सामने खड़ा होता है। उस बड़े से ईगल का नाम फियर्स स्टॉर्म हॉक होता है, कि वो एक हाईएस्ट लेवल का परफॉर्म बीस्ट है जो कि जाओ सेक्टर वालों के पास है। वो हॉक बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, अपने पंजे के साथ उस ईगल स्नो को पकड़ने लगता है, लेकिन उनका स्नो ईगल काफी ज्यादा तेज है। वो बड़ी स्पीड के साथ साइड के ऊपर मुड़ जाता है और वो लोग अपने आप को उससे बचा लेते हैं। ज़ूरो अपनी स्नो ईगल से कहती है, ज्यादा स्पीड के साथ उड़ो वरना वो हॉक हमारे बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। और वो बड़ी स्पीड के साथ भागना शुरू करते हैं, जबकि वो हॉक भी उनके पीछे होता है। देखने वाले लोग भी देखकर हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। 2 ईगल बीस्ट आपस में एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। ज़ूरो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो ज़ाउची से कहती है, आए तुमने जाओ सेक्टर वालों को ऐसा क्या कहा है कि वो हमारे पीछे लगे हुए हैं? यहाँ तक कि उन्होंने अपने हाई लेवल के परफॉर्म बीस्ट को भी अनलॉक किया है और उसको यूज कर रहे हैं। ना मुझे इस ईगल हॉक के बारे में पता है। ये वाला परफॉर्म बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो नोटोरियस होता है और इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इस
साल पहले इन्होंने बड़े से इस हाक को पकड़ा था, लेकिन वो इसे अभी तक कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी वो इस बड़े से हाक को यहाँ पर लेकर आए हैं तुम्हारा पीछा करने के लिए। तुमने इनके सेक्टर में जाकर कुछ न कुछ बहुत ही बड़ा किया होगा, चलो जल्दी से बताओ कि तुमने क्या किया है। जाओ ची उसे कहता है, जूनियर सिस्टर मुझे पता है कि तुम मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। पिछले 3 दिन से मैं जाओ सेक्टर के अंदर ही था। मैंने वहाँ पर जाकर उनके बेटे जाओ लू चैंग की मेडियंस को कम्प्लीटली क्रिपल कर दिया है, जो की टूटी फूटी जितनी भी बची हुई थी उन सारी को भी क्रिपल कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने उनकी ट्रेजरी को भी कम्प्लीटली खाली कर दिया है। उनके पास जितना भी खजाना था वो सारे का सारा मैंने लूट लिया है। इसके अलावा मेरी वजह से उन्हें 6 लाख का नुकसान हुआ। मैंने उनको एक ड्रैगन कोर बेची है जो कि 6 लाख की और वो नकली थी। तो ज़ोरो जाओची की ये वाली बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ज़ोरो और लिन फेंग दोनों ही भागकर जा रहे होते हैं, जबकि उनके पीछे जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च लगे होते हैं। वो अपने बड़े से हॉक के ऊपर होते हैं, जबकि ये दोनों अपने स्नो ईगल पर होते हैं जिसका नाम लिटिल स्नो होता है। तो लास्ट सीन के एंड पे ज़ोरो जाओची से पूछती है, आखिर तुमने उनके साथ ऐसा क्या किया है? तुम 3 दिन से वहाँ पर क्या कर रहे थे? तो जाओची उसे बताता है, मैंने उनके बेटे जाओ लू चैंग की मेडियंस को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। अब वो दोबारा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा और मैंने उनके सारे खजाने को भी लूट लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उनको एक फेक ड्रैगन कोर भी बेच दी है जो कि 6 लाख पर्पल क्रिस्टल्स की है। ज़ोरो ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है। उसी वक्त पैट्रियार्च का हाक फिर से उनके ऊपर अटैक करता है। ज़ोरो सोच रही होती है कि जाओची के बारे में मैंने सही फैसला किया था, एक बहुत बड़ा जीनियस है कि ये अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म ग्राउंड के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन फिर भी एक पूरे के पूरे सेक्टर को लूट लिया, उनके पैट्रियार्च को भी बेवकूफ बना दिया। हम लोग इतनी आसानी के साथ जाओ सेक्टर वालों के हाथों से नहीं बच सकते क्योंकि इसने उनकी ट्रेजरी को लूटा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जाओची और जाओ सेक्टर के दरमियान में ये दुश्मनी कई सालों तक चलेगी, हो सकता है कि अगली कई पीढ़ियों तक चलती रहे। ज़ोरो सोच रही होती है, अगर मैं पैट्रियार्च को यहाँ पर अपने प्रिंसेस होने के बारे में बता भी देती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर प्रिंसेस होना मेरा काम आएगा, क्योंकि पैट्रियार्च इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो तो मेरी भी केयर नहीं करेंगे। जाओची बिग सिस से कहता है, बिग सिस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली, तो बस तुम्हारे ऊपर एक बोझ बना हुआ हूँ। प्रो से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ और ऊपर से मैं तुम्हारी बिग सिस्टर हूँ। तो मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बिग सिस्टर का काम होता है अपने जूनियर ब्रदर की हिफाजत करना, और फिलहाल के लिए तुम्हें मेरा थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी पैट्रियार्च हमारे पीछे है और हम लोग अभी तक यहाँ से बचकर निकल नहीं पाए। जब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे तब तुम मुझे थैंक यू बोल सकते हो। फिर साथ ही ज़ोरो अपनी लिटिल स्नो से कहती है, जरा और तेज उड़ो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। तो जाओची ज़ोरो की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जाओची सोच रहा होता है, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत इसी से है कि किसी का मेरे ऊपर एहसान हो। इस लड़की ने यहाँ पर मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर एक एहसान कर दिया है। उसी वक्त मोली चिल्लाकर उसे कहती है, बेवकूफ अपने पीछे देखो। जाओची जैसे पीछे की तरफ देखता है तो पैट्रियार्च अपने हाथ के ऊपर खड़े होती है और उनके हाथ में उनकी गन होती है। जाओची से कहते हैं, कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैट्रियार्च को इतना ज्यादा भगाने की? पीछा करते करते मैं अपने सेक्टर से कितना दूर आ गया हूँ, अब तुम नहीं बचोगे। साथ ही वो गोली चला देते हैं। जाओची कहता है, ये तो वही पॉइजन फायर रॉड है, इसके अंदर से जो मेटल की बुलेट निकलेगी उसके अंदर पॉइजन होगा। तो निशाना तो सीधा ज़ोरो के ऊपर है। जाओची देख लेता है कि वो बुलेट उड़ती हुई सीधी ज़ोरो की तरफ जा रही है। वो भागता हुआ जल्दी से ज़ोरो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बुलेट जाओची के कंधे में लगती है। जाओची काफी जख्मी हो जाता है, जबकि ज़ोरो इस बात से काफी हैरान होती है कि जाओची ने उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को उस बुलेट के सामने कर दिया। जाओची जख्मी होकर वहीं पर उस ईगल के ऊपर गिर जाता है, जबकि ज़ोरो जल्दी से आगे बढ़ती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे कह रही होती है, क्या तुम ठीक हो? जाओची उसे कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, कि अभी जिस चीज से उसने मुझे शॉट किया है उसको पॉइजन फायर रॉड कहते हैं और उसके अंदर बहुत ही एक्यूट पॉइजन है। ज़ोरो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है, तुम बहुत ही जल्दी मर जाओगे। जाओची उसे कहता है, अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे कस के पकड़ो और उस पंछी के ऊपर से नीचे छलांग लगा दो। सकता है कि नीचे गिरकर हम मरने से बच जाएं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से नहीं कूदेंगे तो फिर हम लोग इस पैट्रियार्च के हाथों से जरूर मारे जाएंगे। ज़ोरो पीछे उस हाक की तरफ देखती है, फिर उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है, ठीक है चलो ठीक है, हम लोग यहाँ से जंप लगाते हैं। फिर साथ ही ज़ोरो अपने लिटिल स्नो से कहती है, लिटिल स्नो तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, ठीक है अब जाओ जाकर रेस्ट करो। और ज़ोरो जाओची को कसकर पकड़ती है और अपने पंछी के ऊपर से जंप लगा देती है। वो दोनों ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों हजारों फीट की ऊंचाई पर है, इसी वजह से ऊपर से गिरने में काफी टाइम लगेगा। जबकि लिटिल स्नो उस बड़े से ब्लैक हाक के ऊपर अटैक करती है ताकि वो उसे थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रोक सके। पैट्रियार्च भी ऊपर से उन्हें नीचे गिरता हुआ देखता है तो काफी ज्यादा खुश होता था। वो कहता है, ये लोग बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे जंप लगा रहे हैं, लोगों के बचने का तो कोई चांस ही नहीं है, ये लोग नीचे गिरकर जरूर मरेंगे। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ घूर कर देखता है तो जाओची उसे थम्स अप कर रहा होता है, जैसे कि उसे चिढ़ा रहा हो। पैट्रियार्च फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं मैं इसे ऐसा नहीं छोड़ सकता, इसके मरने के बाद भी मैं इसको जाकर मारूंगा। और वो अपने ईगल हाक से कहता है, चलो जल्दी से नीचे लेकर चलो, मैं जाकर उसे मारने वाला हूँ, यानी कि मैं मरे हुए को भी दोबारा जाकर मारूंगा, उसके बाद ही मुझे इंश्योरेंस मिलेगी। वो ईगल हाक बड़ी स्पीड से नीचे की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त उन्हें साइड से काफी सारे और ईगल पंछियों के आने का पता चलता है। पैट्रियार्च कहता है, ये सारे के सारे तो परफॉर्म लेवल के फ्लाइंग बीस्ट हैं, सभी से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वो अपनी हाक से कहता है, चलो जल्दी से पीछे की तरफ
तरफ उड़। हम लोग घूम कर नीचे जाते हैं तो गिरते हुए मोली चिल्लाकर जाउची से कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए या फिर तुम्हारा खुदकुशी करने का इरादा था जो तुमने ऊपर से जंप लगा दी, अब तो तुम लाजमी मरने वाले हो। जाउची उसी वक्त अपनी हिमली पॉइजनस ब्रीड की वॉइड के अंदर से काफी सारी जड़ी बूटियों को निकालता है और उन सभी को वहीं पर रिफाइन कर लेता है। जाउची मोली से कहता है, मोली तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। मैंने जाउ सेक्टर की ट्रेजरी रूम से बहुत सारी जड़ी बूटियां उठाई हैं और उन जड़ी बूटियों की मदद से मैं एक पिल बनाने वाला हूँ जिससे मैं अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर लूंगा और नीचे गिरने पर मुझे लगेगी नहीं। लेकिन इतना काफी नहीं रहेगा, मुझे तुम्हारी पावर्स का कुछ हिस्सा चाहिए होगा। मुझे तुम्हारी थोड़ी सी पावर्स उधार चाहिए ताकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार फ्लोटिंग टेक्निक को यूज कर सकूं। मोली चिल्लाकर उसे कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम फ्लोटिंग टेक्निक को यूज करना चाहते हो लेकिन वो टेक्निक तो सिर्फ वो कल्टिवेटर्स यूज कर सकते हैं जो कि अपने स्काई राम में हो, तुम तो सिर्फ एलिमेंट्री राम में हो, तुम इसको यूज नहीं कर पाओगे, तुम्हारी सारी की सारी वेन्स फट जाएंगी। ऐसे तुम यहाँ पर फ्लोटिंग टेक्निक को यूज करोगे उसी वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर सारी की सारी मेडियंस फट जाएंगी और तुम मर जाओगे। जाउची उसे कहता है, तुम इस बारे में क्यों बोल रही हो कि मेरे पास जो मेडियंस है वो इवल कार्ड की दी हुई मेडियंस है। मेडियंस की ताकत इतनी ज्यादा कम नहीं हो सकती कि उतनी ऊंचाई से गिरने पर ही मर जाए या फिर मेरे फ्लोटिंग टेक्निक को यूज करने पर वो फट जाए। अपने ऊपर पूरा भरोसा है, चलो मुझे अपनी पावर्स दे दो। तो वो लोग काफी ज्यादा नीचे पहुंच जाते हैं तो मोली उसे कहती है, ठीक है मैं तुम्हें अपनी पावर्स दे देती हूँ लेकिन दोबारा कभी मुझे ऑर्डर मत देना। और साथ ही वो उसे अपनी थोड़ी सी पावर्स देती है। वो जाउची को थोड़ी सी पावर देती है तो जाउची अपनी पावर्स को इनहेंस करता है और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर फ्लोटिंग टेक्निक को यूज करता है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। तो ग्राउंड के ऊपर फिर भी धड़ाम से करके गिरता है, वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो नेक्स्ट सीन काफी देर के बाद का दिखाया जाता है। ज़ूरो को होश आती है, ज़ूरो उठकर बैठ जाती है और कहती है, ये क्या, हम लोग ऊपर से गिरे और बच गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो एक बड़े से गड्ढे के अंदर बैठी होती है, उसके नीचे जाउची होता है, वो जाउची के ऊपर ही बैठी होती है। जाउची नीचे वाली साइड पर होता है तो ज़ूरो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मुझे नीचे गिरने से बचा लिया लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरकर हम दोनों बचे कैसे। इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, इसी वजह से इसने मुझे ऊपर रखा और खुद ये नीचे था। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि इसने 2 बार मेरी जान बचाई है। पहली बार जब पैट्रियार्च ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी, हम दोनों तो ज्यादा बार मिले भी नहीं है और हम दोनों का रिश्ता भी कोई इतना गहरा नहीं है, तो फिर इसने मेरी जान क्यों बचाई। हालांकि मैं तो इस जूनियर ब्रदर को अपने लिए यूज करने के बारे में सोच रही थी, सारा तो मेरा प्लान का हिस्सा था, इसी वजह से मैं इसके साथ अच्छे से पेश आ रही थी। लेकिन इसके पास कौन सा प्लान है, ये मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहा है। जाउची अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके चेहरे पे रखते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर तुम ठीक हो। तो सीनियर सिस्टर उसको पकड़कर झंझोड़ देती है। पहले उसे लगा था कि शायद ये मर चुका है। वो उसे कहती है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कि हमारा जाउची उसे कहता है, ऊपर से गिरने पर तो मैं बच गया हूँ लेकिन अगर तुम इसी तरह मेरे ऊपर बैठी रही तो मैं जरूर मर जाऊंगा। ज़ूरो की बात सुनने के बाद उसके ऊपर से हट जाती है, फिर उसे गड्ढे से खींचकर बाहर ले आती है और एक पेड़ के नीचे लिटा देती है। ज़ूरो कहती है, इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी इसकी बॉडी के ऊपर ज्यादा कोई इंजरीज नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी इंजरीज है। अब गिरने की वजह से ये बेहोश हो गया है। हम दोनों तो बहुत ज्यादा लकी हैं जो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद भी अभी तक जिंदा हैं। वो वहीं पर उसके सर को अपनी गोद में रखकर लेटी होती है और उससे थैंक यू बोल रही होती है। कि उसी वक्त साइड से कुछ और लोग आते हैं, साइड से 2-3 बैंडिट्स आते हैं और उन्होंने 2 छोटी बच्चियों को पकड़ रखा होता है। बैंडिट का साथी उसे कहता है, बॉस वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। तो ज़ूरो भी उन लोगों की तरफ देखती है तो उनका बॉस उन दोनों को अपने साथ लेकर वहाँ पर आ जाता है और कहता है, हाँ ये तो वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह के जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की होगी। कि बॉस के साथी वाला टपोरी उसे कहता है, बॉस ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर हम लोग इस खूबसूरत लड़की को पकड़ कर जाकर अपने कैप्टन को देंगे तो कैप्टन बहुत ज्यादा खुश होगा और हमें इनाम देगा। जबकि उसका बॉस उसके सर में एक मारता है और उसे कहता है, बेवकूफ कहेंगे, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ जो इस खूबसूरत लड़की को जाकर बॉस के हवाले कर दूं। हम इस लड़की को बॉस के हवाले नहीं करेंगे बल्कि हम लोग खुद ही इसके साथ एंजॉय करेंगे। साथ ही बॉस की लार भी टपक रही होती है तो उस बॉस गुंडे ने इस साथ जिन 2 छोटी लड़कियों को पकड़ रखा होता है उनमें से एक लड़की उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखती है, फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहती है, बिग सिस्टर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये बहुत ही ठरकी इंसान है और ये साथ ही बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, जो तुम्हें मार डालेंगे। बॉस उस लड़की को एक जबरदस्त किक मारता है और उस छोटी लड़की को वहीं पर नीचे गिरा देता है और कहता है, लगता है कि लास्ट टाइम की मार का तुम्हें असर नहीं हुआ, अभी तुम्हें और ज्यादा पीटूंगा। साथ ही वो अपने एक्स को उसके मुंह के सामने करते हुए कहता है, लड़की क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तो वो छोटी लड़की बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ज़ूरो उस बॉस से कहती है, बस बहुत हो गया, उस छोटी लड़की को छोड़ दो, तुम दोनों छोटी लड़कियों को यहीं पर छोड़ो और जहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम मेरे हाथों से मरोगे। तो वो गुंडा बॉस आके हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम तो अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म के 8वें लेवल पर हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की हमें यहाँ पर हरा सकती है जबकि हम 3 हैं और तुम अकेली हो। ज़ूरो उसी वक्त अपने गले में पहने हुए नेकलेस को टच करती है, उसके अंदर से रोशनी निकलती है तो इसके साथ ही वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर रही है। ड्रोन से कहती है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मेरी कल्टीवेशन एलिमेंट्री परफॉर्म ग्राम के 8वें लेवल पर है। वो बॉस भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म ग्राम में थी, अब तुम अचानक से ट्रू परफॉर्म ग्राम में कैसे चली गई। उसके बाद का सीन हमें नहीं दिखाते। ज़ूरो उनको वहाँ पर काफी ज्यादा पीटती है। सीन हमें एक गाँव का दिखाया जाता है, उसी जंगल के अंदर एक गाँव
होता है। आगे मुखिया का नाम बाईचुन होता है। बाईचुन के पास एक बंदा भागता हुआ आता है और उसे कहता है तुम्हारी बच्चियां वापस आ गई हैं। बाईचुन भी ये देखकर काफी हैरान होता है। वो लोग जल्दी से भागते हुए बाहर आते हैं। ज़ोरो ने हमारे जाओची को अपने कंधे पर उठाया होता है। खबर देने वाला बंदा बाईचुन से कहता है हमारी बच्चियों को यही दोनों लोग वापस लेकर आए हैं। जबकि वो दोनों बच्चियां उनको रास्ता गाइड कर रही होती हैं, अपने गाँव की तरफ लेकर आती है और साथ ही वो चिल्लाकर कहती है मदर हम लोग वापस आ गई। और उनकी माँ भागती हुई आती है और उन दोनों को गले से लगा लेती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी बच्चियां वापस आ गई हैं। जबकि बाईचुन भी उन दोनों के सामने झुकते हुए कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाम फेंग बाईचुन है और मैं इस गाँव का मुखिया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी दोनों बच्चियों को बचा लिया और इनको वापस ले आई। अब हमें बताओ कि हम लोग इस एहसान का बदला कैसे चुकाएं। ज़ोरो उनसे कहती है तुम्हें इसका बदला चुकाने की जरूरत नहीं है। हम लोग वहीं पर पास से गुजर रहे थे और उन गुंडों को देखा और उनको पीट कर बच्चियों को वापस ले आए हैं। तो लास्ट एपिसोड का एंड हमने गाँव पे किया था जहाँ के मुखिया का नाम बाईचुन होता है। वो हमारे ज़ोरो और जाओची दोनों को वेलकम करता है, साथ ही उनको थैंक यू बोलता है उनकी बच्चियों को वापस लाने पर। ज़ोरो जब वहाँ पर मौजूद गाँव वालों की तरफ देखती है और साथ ही एल्डर बाईचुन की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि इस गाँव का जो मुखिया है एलिमेंट्री परफॉर्म ड्राम के 10th लेवल पर है। जब वो बाकी सभी की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि बाकी जितने गाँव वाले हैं वो सारे भी एलिमेंट्री परफॉर्म ड्राम के 10th लेवल पर हैं, बच्चों को छोड़कर। यानी कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी कल्टीवेशन लेवल एलिमेंट्री परफॉर्म ड्राम के 10 से ज्यादा हो। साथ ही उसे दिखाई देता है कि उन सभी लोगों के माथे के ऊपर फ्लेम का मार्क है। बाईचुन जाओची से कहता है तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब लगती है कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। तुम हमारे साथ हमारे गाँव में आओ, हम तुम्हारा इलाज करते हैं। हमारी बच्चियों को वापस ले आए हो तो हम तो इसके बदले में तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, तुम्हें यहाँ पर इलाज दे सकते हैं। जाओची उसे कहता है मास्टर बाईचुन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें गाँव के अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं। लेकिन साथ ही जाओची कहता है फिलहाल के लिए तो मैं अपनी बिग सिस्टर के कंधे के ऊपर ही ठीक हूँ, मैं इसी के साथ ही लिपट कर अंदर आऊंगा कि इसकी बैग तो बहुत ज्यादा नरम है। ज़ोरो से कहती है तो क्या तुम जागे हुए हो? मुझे तो लगा कि शायद तुम बेहोश हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें उठाया हुआ है। जाओची से कहता हाँ मैं तो उसी वक्त होश में आ गया था जब तुमने मुझे अपनी बैकपैक बनाकर पीछे उठाया था। ज़ोरो से कहती है तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रास्ता में तुम्हें उठाकर लेकर आई हूँ। जाओची से कहता है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, तुम्हारी कमर तो बहुत ज्यादा मजे की है, इतना ज्यादा आराम तो मुझे कहीं पर भी नहीं आता, बेड पर भी नहीं। बाईचुन उनसे कहता है तुम्हारा तो सभी भी बहुत ज्यादा वीक है, हालांकि वो होश में आ गया है, इसे अंदर ले आओ। तो गाँव के अंदर आ सकते हो। तो उन्हें गाँव के अंदर ले आते हैं। जाओची वहाँ पर अपने आसपास देखता है, जैसे वो सभी लोगों की तरफ देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जाओची कहता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी की कल्टीवेशन 20 परफॉर्म ड्राम के 10th लेवल पर है, ऐसा कैसे हो सकता है? इनकी कल्टीवेशन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? मोली उसे कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यही इन सभी की लिमिट है। ऊपर से इन सभी के माथे के ऊपर जरा आग का निशान तो देखो, कि यहाँ से फीनिक्स एसेंस महसूस हो रही है। तो फीनिक्स एसेंस का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने फीनिक्स के बारे में पहले से सुन रखा है। वो कहता है ये तो प्रीमोर्डियल डिवाइन बीस्ट है जो कि कहानियों में बताया गया है, ये तो वही फीनिक्स है, ये एसेंस तुम्हें यहाँ पर महसूस हो रही है। मोली उसे कहती है हालांकि इसकी एसेंस बहुत ज्यादा फेंट है लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे फीनिक्स की एसेंस ही महसूस हो रही है। मोली कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इंफीरियर लेजेंडरी बीस्ट यहाँ पर इस जमीन के ऊपर आया था, यानी कि इस जगह के ऊपर आया था, वजह से उसका एसेंस यहीं पर है इसी इलाके में। और ऊपर से इन सभी के माथे के ऊपर जो निशान है वो भी उसी फीनिक्स का ही निशान है। लगता है कि इन सभी गाँव वालों के पास फीनिक्स की ब्लड लाइन है, इसी वजह से तो इनके माथे के ऊपर फ्लेम का निशान है। लेकिन इनके माथे के ऊपर जो कलर है वो काफी ज्यादा डिफरेंस है। मैंने भी काफी सारे लोगों को देखा है जिनके पास फीनिक्स की ब्लड लाइन होती है, उनके माथे के ऊपर जो निशान होता है वो इससे अलग होता है। ऐसे लोगों के माथे के ऊपर जो निशान होता है वो नॉर्मली हिडन होता है, जब वो लोग अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तभी वो मार्क उनके माथे के ऊपर नजर आता है। अब इन सारे गाँव वालों के माथे के ऊपर जो निशान है ये तो हर वक्त विजिबल है, ये सभी को दिखाई दे रहा है। बाईचुन उन्हें घर देता है और कहता है तुम दोनों यहीं पर आराम कर सकते हो। तो बाईचुन खुद भी घर के अंदर आ जाता है। वो दोनों जैसे घर के अंदर आते हैं तो जाओची से कहता है क्लैन लीडर फेंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम सभी गाँव वाले फीनिक्स की ब्लड लाइन रखते हो और तुम सभी लोग यहाँ पर इसके रूइंस के गार्डियंस हो। ज़ोरो भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही वो हमें इस बारे में बताती है कि ये कौन सा डिवाइन बीस्ट है। वो कहती है ये तो वही डिवाइन बीस्ट है, फीनिक्स एम्पायर वाले जिस डिवाइन बीस्ट की पूजा करते हैं। आए ये फीनिक्स यहाँ पर क्यों आएगा इस जगह के ऊपर? तो बाईचुन जाओची की बात सुनने के बाद पता नहीं ये हंस रहा है या फिर रो रहा है, लेकिन उसकी आंखों से पानी निकल रहा है। वो वहाँ पर पीछे की तरफ घूम जाता है और जाओची से कहता है तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर फीनिक्स के गार्डियन क्लैन से हैं? ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ एक छोटा सा क्लैन है, हमारी तो कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा लो है, फिर हम लोग किसी डिवाइन फीनिक्स की एसेंस के गार्डियन कैसे हो सकते हैं? तुम्हें हमारे माथे के ऊपर ये निशान देकर लगा होगा कि हम लोग गार्डियन क्लैन से हैं फीनिक्स एसेंस की वजह से, लेकिन ये तो हमारे लिए एक श्राप है जिसकी वजह से हमें हमारे क्लैन से दूर कर दिया गया और हम लोग इस जंगल के अंदर भटक रहे हैं। साथ ही बाईचुन गुस्से के साथ जाओची से कहते हैं अब जबकि तुम्हें हमारे फीनिक्स के साथ रिलेशनशिप के बारे में पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स भी हैं कि फीनिक्स की रूइंस के अंदर छुपे हुए हैं, कहीं तुम भी उन लोगों में से तो नहीं हो जो हम यहाँ पर हमारे खजाने को चोरी करने के लिए आए हो? जाओची से कहता है नहीं नहीं, तुमने तो कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया, मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है, हमें वो खजाना नहीं चाहिए। तुम्हारे माथे के ऊपर जो निशान देकर
मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। ऊपर से जरा देखो तो सही, तुम्हारे गाँव में जितने भी हाईएस्ट कल्टीवेशन के लोग हैं वो सभी के सभी अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म लेवल के 10th लेवल पर हैं, यानी कि इनसे ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन क्यों नहीं बढ़ रही। इसी वजह से मैंने तुमसे पूछा है। तुम सभी की कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा लो है, तो फिर तुम सभी लोग यहाँ पर किसी डिवाइन फिनिक्स की रक्षा कैसे कर सकते हो? क्योंकि इस जंगल के अंदर तो बहुत ही पावरफुल परफॉर्म लेवल के बीस्ट भी रहते हैं, कोई भी कहीं से भी आकर तुम्हारे पर अटैक कर सकता है। भाई चुनू से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है और हमारे लिए इस जगह को गार्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वक्त था जब हमारी कल्टीवेशन भी काफी अच्छी हुआ करती थी और हमारा क्लैन भी काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस था, लेकिन उसके बाद हमारे पर हीवन की रैत बरसी, जिसकी वजह से हीवंस के गार्ड हमारे साथ बहुत ज्यादा गुस्सा थे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमें यहाँ पर आइसोलेशन में रहना पड़ा। हम लोग अपने मेन क्लैन से अलग हो चुके हैं और बहुत ज्यादा वीक हैं। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो यहाँ पर वाकई में फिनिक्स की रूइंस हैं, जिनको हम लोग गार्ड करते हैं। वो इस एरिया के पीछे वाली साइड पर है। उसी जगह के ऊपर फिनिक्स की बची कुची सारी एसेंस की पावर है, जबकि यहाँ पर एक लेजेंडरी फिनिक्स की लाइफ एसेंस है। तो उसके होते हुए यहाँ पर कोई पावरफुल परफॉर्म बीस्ट कैसे आ सकता है? सभी बीस्ट उससे डरते हैं। ताऊजी उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब ये बात सच है कि यहाँ पर फिनिक्स की रूइंस मौजूद है, जबकि मैं यहाँ पर एक ऐसी जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर फिनिक्स की रूइंस है। यहाँ पर तो काफी सारा खजाना भी हो सकता है। अब ये तो वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा। भाईचुन उनसे ये बात करने के बाद बाहर चला जाता है और उनसे कहता है ठीक है तुम लोग यहीं पर रेस्ट करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। भाईचुन के वहाँ से चले जाने के बाद सीनियर सिस्टर जाओची से कहती है युनची तुम्हारी इंजरीज कैसी है? हम लोग एक बहुत ही ऊंची जगह से नीचे गिरे हैं, इतनी ऊंची जगह से गिरने पर तुम्हें कुछ ना कुछ चोटें तो जरूर लगी होंगी। जाओची से कहता है नहीं मुझे कोई भी चोट नहीं लगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरी बॉडी आयरन से बनी है, इसी वजह से मुझे चोट नहीं लगती। और ऊपर से मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस डॉक्टर हूँ। जीनियस डॉक्टर होने की वजह से मेरे पास काफी सारी मेडिसिन हैं जिनको खाकर मैं अपनी बॉडी को जल्दी से रिकवर कर लेता हूँ। जोरो से कहती है अच्छा ठीक है तुम एक डिवाइन डॉक्टर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे ही किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दो। फिर वहाँ से ऊंचाई के ऊपर से गिरने के बाद तुम नीचे आकर मर जाते, मेरी जान बच जाती, तो मैं अपनी सारी जिंदगी कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाती कि मेरी जान बचाते हुए तुम्हारी जान चली गई। तो हमारा साउची जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है सीनियर सिस्टर मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाओ सेक्टर वालों से मेरी जान बचाने के लिए वहाँ पर आई। तुम्हारे ऊपर पहले से एक बोझ था, इस वजह से वहाँ पर तुम्हारी जान खतरे में पड़ी। फिर भी यहाँ पर तुम सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रही हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि सीनियर सिस्टर बहुत ज्यादा अच्छी है और सभी की बहुत ज्यादा केयर करती है। ज़ोरो भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है और साउची से कहती है जूनियर ब्रदर मेरे पास बहुत सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, मैं उनको यूज करके अपनी जान बचा सकती हूँ, कैसी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो। इसलिए अगली बार अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो तुम्हें मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। जाउची उसे कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और यहीं पर वो उस लड़की के बारे में बताता है जिसका उसने एक बार सपना देखा था। हम इस लड़की को पहले देख चुके हैं। जाउची इसी लड़की की स्टोरी बताता है। जाउची कहता है एक बार एक लड़की थी जो मेरी बहुत ज्यादा केयर करती थी, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करती थी, दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट थी। इन एंड पर क्या हुआ, वो मेरी ही बाहों में उसने दम तोड़ दिया, मेरी वजह से वो मारी गई क्योंकि मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया। लेकिन मैं अभी तक उस दर्द को नहीं भूल पाया। हालांकि मैं मरने के बाद दोबारा से रीबॉर्न होकर यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी उसका दर्द महसूस होता है कि मैंने उसकी जान क्यों नहीं बचाई। उस बहुत ही प्यारी लड़की की मौत के बाद मैंने ये फैसला किया कि अगर जिंदगी में कभी भी मुझे कोई और ऐसी लड़की मिली जो कि मेरा जरा सा भी ख्याल रखेगी तो मैं उसको कभी भी मरने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी ही जान क्यों न गंवानी पड़े। ज़ोरो जाउची की बात सुनने के बाद उसे कहती है तुम तो बिल्कुल बड़ों की तरह बातें करते हो, तुम्हारी उम्र सिर्फ 16 साल है, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और इसके अलावा तुम्हारे पास एक मेडन भी थी जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। इसके लिए तुम यहाँ पर रो रहे हो। ताकि कि औरतों के साथ तुम्हारे काफी सारे रिलेशनशिप है, तुम तो वाकई में एक बहुत ही बुरे इंसान हो। साथ ही ज़ोरो आगे से हंसना शुरू कर देती है, जबकि जाउची हमारा काफी ज्यादा उदास होता है उस लड़की के बारे में बात करके। ज़ोरो से कहती है लगता है कि तुम परेशान हो, चलो ठीक है अब जल्दी से लेट जाओ, तुम आराम करो। अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है। जाउची अपने बिस्तर पर सो रहा होता है कि उसी वक्त उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई कहता है जल्दी से जल्दी बैक माउंटेन के ऊपर जो सील है उसको अनलॉक करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जबकि बाईचुन को उन लोगों ने काफी ज्यादा पीटा होता है। बाईचुन उसे कहता है हम सभी लोग तो बस एक छोटे से क्लैन के मेंबर्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर किसी खजाने की रखवाली करने के लिए बैठे हुए हैं? किसी भी ट्रेजर के बारे में नहीं पता, हमें नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, प्लीज मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, हमें यहाँ से जाने दो, हमने कुछ भी नहीं किया। उसके सामने जो बॉस बैठा होता है उसका नाम ब्लैक डीमन होता है, जो कि ब्लैक डीमन मर्सनरी ग्रुप का लीडर है। तो उसी वक्त ब्लैक डीमन का साथी आगे बढ़ता है और बाईचुन को किक मारते हुए कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो, हमें पता है कि तुम यहाँ पर खजाने की रखवाली कर रहे हो। क्या उसकी दोनों बच्चियां भागती हुई आगे बढ़ती हैं अपने फादर के पास। मुन्ना उसे कहता है क्या हम तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देती है, तुम इस जंगल के बीचों बीच अपना क्लैन बसाकर बैठे हुए हो, यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक बीस्ट रहते हैं, तुम्हें लगता है कि कोई आम सा गाँव वाला यहाँ पर आकर अपना बसेरा लगा सकता है। ब्लैक डीमन भी उसे कहता है क्या तुम मेरे भाई
बारे में जानते हो कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम ब्लैक डीमन है और मैं ब्लैक डीमन मर्सनरी ग्रुप का लीडर हूँ, जहाँ पर तुम्हारे जैसे कचरू को मारने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि तुम सभी लोग मेरे सामने कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है। वो अपने बैट को अपने हाथ में पकड़ता है और बाईचुन से कहता है, चलो अब जल्दी से रजिस्ट करना बंद करो, जल्दी से जल्दी मुझे बताओ कि खजाना कहाँ पर है। अगर तुमने मुझे खजाने के बारे में अभी नहीं बताया तो मैं तुम्हारे गाँव के 100 लोगों को मार डालूंगा। बाईचुन चिल्लाकर उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है, पर जो तुम्हें कह दिया क्या तुम्हें समझ नहीं आती? हमें इस बारे में नहीं पता, पता नहीं तुम यहाँ पर कौन सी सील की बात कर रहे हो, हमें तो सील के बारे में भी नहीं पता। ब्लैक डीमन का साथी उसे कहता है, कैप्टन मुझे लगता है कि ये बंदा सच बोल रहा है, यहाँ पर वाकई में कोई खजाना नहीं होगा। बॉस उसे कहता, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, यहाँ पर कोई खजाना नहीं होगा, वरना इतनी मार खाने के बाद हमें जरूर बता देता। साथी उसे कहता है, बॉस लेकिन वो खूबसूरत लड़की वो तो यहीं पर है, हमें वो लड़की भी इनसे चाहिए, अगर खजाना नहीं तो वो लड़की ही चलेगी। तो ब्लैक डीमन बाईचुन से कहता है, कल एक लड़की हमारे पास से भागी है, वो यहाँ पर तुम्हारे गाँव में आई है, तुम्हारे पास यहाँ पर खजाना नहीं है, फिर वो लड़की हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। बाईचुन से कहता है, तुम यहाँ पर किस लड़की को ढूंढ रहे हो? मुझे किसी लड़की के बारे में नहीं पता। उसी वक्त वो बॉस अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी दोनों बेटियों को खींचते हुए अपने पास ले आता है। उसमें से एक लड़की को पकड़कर उसकी आंखों के पास अपनी उंगली करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम अभी भी मेरे सामने नाटक कर रहे हो कि तुम्हें उस लड़की के बारे में नहीं पता। देखते हैं जब मैं तुम्हारी बच्ची की आंखें एक एक करके बाहर निकालूंगा, उसके बाद तुम मुझे बताते हो या नहीं। जबकि वो छोटी बच्ची बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो यहीं पर हमारी ज़ूरो की एंट्री होती है। ज़ूरो वहाँ पर आते ही उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो ब्लैक डीमन जल्दी से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए ज़ूरो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो भी सामने की तरफ देख रहा होता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो उस बॉस का ब्लैक डीमन का साथी उसे कहता है, बॉस ये वही खूबसूरत लड़की है जिसने हमारे साथियों के ऊपर अटैक किया था। इसी के बारे में तुम्हें बता रहा था कि इन गाँव वालों के पास बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है। तो ब्लैक डीमन भी उसे देखकर लात टपकाना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल एक गॉडेस की तरह। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह के एक जंगल में इस तरह की खूबसूरत लड़की हो सकती है। आज के से पहले जितने भी लड़कियों के साथ मैं सोया हूँ उनमें से ये सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा अलग है। ब्लैक डीमन ज़ूरो से कहता है, तो अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी लाइफ मिले, जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, तुम्हें बस मुझे सेटिस्फाई करना होगा। ज़ूरो उसी वक्त अपने नेकलेस को खींचती है और अपनी पावर्स को इनहेंस कर लेती है और उससे कहती है, ऐसा तो सोचना भी मत कि मैं कभी तुम्हारे हाथ में आऊंगी। ब्लैक डीमन भी उसकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर कहता है, इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, हालांकि ये काफी ज्यादा यंग और खूबसूरत दिखती है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ जो कल्टीवेशन लेवल मेरे बराबर है। हमारा जाउची भी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, वो एक पेड़ के पीछे छुपा होता है। मोली जाउची से कहती है, जाउची इस लड़की ने तुमसे काफी कुछ छुपाया हुआ है, इसके गले में जो नेकलेस है उस नेकलेस को यूज करते हुए ये अपनी पावर्स को सुप्रेस करती है, इसी वजह से तुम उसको काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे थे, लेकिन असल में उसकी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त ट्रू परफॉर्म लेवल पर है। मोली जाउची से कहती है, ये सारे के सारे क्योंकि बैंडिट्स हैं और इनमें से किसी के पास भी स्पेशल प्रोफेशनल कल्टीवेशन स्किल्स नहीं है, इनके पास सिर्फ स्ट्रेंथ है और कल्टीवेशन लेवल है, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। ज़ूरो को हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही इन सभी को हरा देगी। लेकिन साथ ही मोली जाउची से कहती है, लेकिन मुझे यहाँ पर तीनों पावरफुल लोग सेंस हो रहे हैं और उन तीनों की पावर लेवल भी काफी ज्यादा है, वो तीनों भी इस वक्त अपनी ट्रू परफॉर्म लेवल पर है। अगर ये चारों मिलकर ज़ूरो के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर उसके लिए इनसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बॉस ब्लैक डीमन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने बैट को अपनी एनर्जी से कवर कर लेता है। वो सामने की तरफ देख रहा होता है। उसी वक्त ज़ूरो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ती है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक को वहाँ पर अवॉइड कर लेता है। लेकिन इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि ज़ूरो की स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ज़ूरो से कहती है, क्या बस इतना ही कर सकते हो? इसी वक्त वो अपने बैट को घुमाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। उसके बैट के अंदर से जबरदस्त स्ट्रेंथ निकलती है, नीचे का काफी ज्यादा ग्राउंड टूट जाता है और एक गड्ढा बन जाता है कि ज़ूरो जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हट जाती है। जाउची भी ये सब कुछ देखकर सोच रहा होता है, जैसा कि मोली ने कहा, इन बैंडिट्स के पास कोई भी स्पेशल स्किल्स नहीं है, इनके पास सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर बड़ी आसानी के साथ ब्लैक डीमन को हरा देगी। तो हमारी ज़ूरो वहाँ पर अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करती है। वो अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर गाड़ कर अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम मोनार्च स्वर्ड होता है उसको यूज करती है और अपनी तलवार को ब्लैक डीमन की तरफ फेंक देती है, जबकि ब्लैक डीमन अपने बैट को सामने की तरफ करते हुए ज़ूरो की तलवार के अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। लेकिन उस तलवार की पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ब्लैक डीमन पीछे काफी सारे पेड़ों को तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन वहाँ से धुएं के हटने के बाद दिखाते हैं कि ब्लैक डीमन काफी ज्यादा जख्मी होने के बाद भी उठकर खड़ा हो जाता है। ज़ूरो कहती है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इस तरह के बुरे लोगों को एक ही अटैक में मार देना चाहिए, अगर इनको एक ही अटैक में नहीं मारा जाए तो ये खतरनाक हो जाते हैं। ब्लैक डीमन उठने के बाद अपने बाकी के तीनों साथियों से कहता है, जल्दी से बाहर निकलो और इस लड़की को मेरे लिए पकड़ लो और इसके अलावा गाँव में जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालो, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो ब्लैक डीमन के बाकी के तीनों साथी भी जल्दी से वहाँ पर बाहर निकल आते हैं और हमारी ज़ूरो से कहते हैं, लिटिल ब्यूटी चलो जल्दी से अब सबमिट कर दो, हमारा बॉस तुम्हें
तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा, वरना तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मारी जाओगी। ज़ोरो भी उन तीनों को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। ज़ोरो कहती है ये तीनों भी ट्रू परफाउंड रामपर हैं, यानी कि इनका कल्टीवेशन लेवल भी सेम वैसा ही है जैसा मेरा है। मेरे लिए अब ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इन चारों के साथ एक साथ फाइट करना। उसी वक्त पीछे से एक बॉम्ब उड़ता हुआ आता है, एक स्काई ट्रैमर बॉम्ब, जाके उन तीनों के पास आकर गिरता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ज़ोरो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है कि अब ये बॉम्ब कहाँ से आया। वो जल्दी से पीछे की तरफ देखती है तो ज़ाओची उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है बिग सिस्टर चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। साथ ही ज़ाओची चलाकर सारे गाँव वालों से कह रहा होता है जल्दी से जल्दी अपने गाँव के पीछे उस सील की तरफ चलो, हमें उस सील को ओपन करके उस टेम्पल के अंदर जाना पड़ेगा ताकि हम लोग अपनी जान बचा सकें। ब्लैक डीमन और उसके बाकी के सभी साथियों ने स्पेशल बॉम्ब को पहले नहीं देखा हुआ। उस बॉम्ब के गिरने की वजह से वो लोग काफी जख्मी होते हैं और उठकर देख रहे होते हैं, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं क्या ये क्या चीज थी, हमारे पर कौन सी चीज गिरी जिससे इतना बड़ा धमाका हुआ। उसका साथी उसे कहता है बॉस मुझे लगता है कि ये साउथ सेक्टर वालों का कोई आर्टिफैक्ट है। मैंने सुना है कि साउथ सेक्टर वाले इस तरह की चीजें बनाने में माहिर हैं। वो लोग एक गोला सा बनाते हैं और उस गोले को सामने की तरफ फेंकते हैं, बस उन्हें इस गोले को फेंकना होता है और उसके बाद एक जबरदस्त धमाका होता है। डीमन भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ये साउथ सेक्टर वाले इन्होंने तो वेपन्स को ही चेंज कर दिया। तो ब्लैक डीमन अपने साथियों से कहता है यहाँ पर गांव के जितने भी लोग तुम्हें दिखाई देते हैं सभी को मार डालो, सिर्फ उस लड़की को छोड़कर बाकी जितने भी उन सभी को मार डालना और इनमें से कोई भी यहाँ से भाग नहीं रह पाया, अगर कोई भागता है तो उसको भी पकड़कर मार डालो। तो बाईचुन भागते हुए ज़ाओची से कहता है हम लोग बैक माउंटेन सील की तरफ क्यों जा रहे हैं। ज़ाओची से कहता है मुझे लगता है कि उस सील को ओपन करने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर गार्डियन क्लैन से हो तो तुम लोग उस सील को ओपन कर सकते हो। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है अपनी जान बचाने का। बाईचुन से कहता है लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, हम लोग उस सील को ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हम में से कोई भी सील को ओपन करके फिनिक्स की डिवाइन सोल को जाकर तंग नहीं करना चाहता। ज़ाओची से कहता है तुम्हारे आधे क्लैन मेंबर्स तो पहले इन बैंडिट्स के हाथों से मारे जा चुके हैं, क्या तुम बाकी के सभी को भी मरवाना चाहते हो, तुम्हें डर किस बात का है, जल्दी से जाकर उस सील को ओपन करो ताकि तुम्हारे बाकी के सारे गाँव वालों को बचाया जा सके। और वो सभी लोग भागते हुए उस टेम्पल के काफी ज्यादा करीब पहुँच जाते हैं जिसके दरवाजे के ऊपर सील लगी हुई है। बाईचुन कहता है तो हम लोग जहाँ पर पहुँच आए हैं। ज़ाओची इस दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो वहाँ पर वाकई में एक सील होती है। ज़ाओची कहता है चलो जल्दी से सील को ओपन करो, जबकि बाईचुन के बाकी के क्लैन मेंबर्स आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं क्लैन लीडर क्या हम लोग वाकई में सील को ओपन करके अंदर जाने वाले हैं, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि हमारे पर फिनिक्स का श्राप है और हम लोग इस सील को ओपन करके अंदर नहीं जा सकते। बाईचुन उनसे कहता है अब हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, हमें अंदर जाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, हम उनसे फाइट नहीं कर सकते और फाइट करेंगे भी तो सारे लोग मारे जाएंगे। बाईचुन वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस सील को ओपन करता है, जबकि उसी वक्त एक गुंडा चिल्लाकर कहता है कैप्टन जल्दी से यहाँ पर आओ, उन लोगों ने सील को ओपन कर दिया और वो सभी लोग उस टेम्पल के अंदर जा रहे हैं। ब्लैक डीमन चिल्लाकर उन सभी से कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि जो भी दिखता है उसको मार डालो, जल्दी से उनके पीछे जाओ और जाकर उन सभी को मार डालो। जबकि बॉस ब्लैक डीमन वहीं से अपने बैट को बड़ी स्पीड के साथ उनकी तरफ फेंकता है। सबसे पीछे ज़ाओची होता है जबकि बाकी के सभी लोग उस टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। ज़ाओची के वो बैट काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त ज़ाओची भी दरवाजे से गायब हो जाता है और वो बैट दरवाजे के साथ टकराता है। ब्लैक डीमन के साथियों से कहते हैं बॉस वो सभी लोग तो इस टेम्पल के अंदर चले गए और इस दरवाजे के ऊपर एक सील लगी हुई है, हम में से कोई भी सील को तोड़ना नहीं जानता। ब्लैक डीमन उनसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वाकई में कोई ना कोई खजाना तो जरूर है, इसी वजह से तो टेम्पल के दरवाजे के ऊपर सील लगाई गई है और ऊपर से वो सभी लोग हमें सील के बारे में बताना नहीं चाहते, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। तो ब्लैक डीमन अपने साथियों से कहता हम लोग यहीं पर इंतजार करेंगे जब तक वो सभी लोग बाहर नहीं आते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस टेम्पल के अंदर पहले से उनके लिए वो खाना स्टोर होगा। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो अंदर भूख और प्यास से मरे या फिर यहाँ पर बाहर निकलकर हमारे हाथों से मरे। ज़ाओची और उसके साथ सारे गाँव वाले होते हैं, जितने लोग अपनी जान बचा सके हैं वो सभी लोग उस टेम्पल के अंदर होते हैं। ज़ाओची उस टेम्पल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। बाईचुन ज़ाओची को इस बारे में बताता है। ज़ाओची उसे कहता है ये जो तुम्हें टेम्पल की तरह की बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। ज़ाओची आगे बढ़ता है और अपनी सीनियर सिस्टर के पास रह जाता है। वो उसे कहता है सीनियर सिस्टर मुझे ये बताओ कि तुम अपने लिटिल स्नो को दोबारा कब यूज कर सकती हो। सीनियर सिस्टर उसे कहती है इस बार मैंने अपने लिटिल स्नो को कुछ ज्यादा ही थका दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो अगले पूरे एक महीने तक दोबारा उड़ पाएगा, इसी वजह से वो रेस्ट कर रहा है, हम उसे दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही वो उसे कहती है और मेरे ईगल स्नो के ऊपर सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं क्योंकि सभी लोगों का क्या होगा, मैं इन सभी को लेकर नहीं जा सकती। बाईचुन आगे बढ़ता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों मेरी बात सुनो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने सारे गाँव वालों को लेकर कभी दोबारा इस ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर आऊंगा, इसी वजह से यहाँ पर हमने कोई भी खाना स्टोर नहीं किया हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर 2-3 दिन से ज्यादा तक रह पाएंगे, वरना हम लोग भूख से मारे जाएंगे, हमें बाहर तो जाना पड़ेगा। ज़ाओची अपने हिमली पॉइजनस बीड के वॉइड को ओपन करता है और उसके अंदर से बहुत सारा खाना बाहर निकाल देता है और उनसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी सारा खाना रखा हुआ है, तुम सभी लोग इस खाने को यूज कर सकते हो। मुझे लगता है कि इस खाने के साथ हम लोग कम से कम एक महीना तो यहाँ पर निकाल ही लेंगे। फिर साथ ही ज़ाओची
बाइचुन से कहता है, एल्डर बाइचुन मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने यहाँ पर कहा था कि तुम्हारे ऊपर फिनिक्स का श्राप है, इस श्राप का क्या मतलब है? क्या तुम लोग इस बात को मुझे एक्सप्लेन करोगे? तुम सभी लोगों के पास फिनिक्स की ब्लड लाइन है, तो ये कोई श्राप तो ना हुआ बल्कि ये तो एक ब्लेसिंग है। बाइचुन उसकी बात सुनते ही उदास हो जाता है और उसे कहता है, मैं तुमसे पहले भी कहा था कि ये हमारे लिए एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। यहाँ पर हमारी रेट्रिब्यूशन हो रही है। हमारे एल्डर्स ने फिनिक्स के साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। तो यहीं पर एल्डर बाइचुन हमारे जाउची को इस सारी स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे उनके लिए ये वरदान एक श्राप बन गया। उसे कहते हैं ये बहुत सा अर्सा पहले की बात है, जब यहाँ पर गार्ड्स हुआ करते थे। गार्ड्स के वक्त से फिनिक्स गार्ड जो कि हमारी अर्थ के ऊपर आया था, वो हमारे स्काई पर फाउंड कॉन्टिनेंट के ऊपर आया और जहाँ पर वो अपने बैटल ग्राउंड को छोड़कर जाना चाहता था ताकि लोग उसके बैटल ग्राउंड में ट्रेनिंग करके उसकी ब्लड लाइन को हासिल कर सके। जो भी उसकी ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर उसके दिए हुए टेस्ट को पास करते उसे वो अपनी ब्लड लाइन दे देता। जिसके पास उसकी ब्लड लाइन आ जाती उसके बाद उसके बच्चों के अंदर भी उसकी ब्लड लाइन होती। तरह ये सिलसिला आगे चलता रहा और सभी के पास से ब्लड लाइन आती रही जिन्होंने उस टेस्ट को पास किया था। इसी तरह एक क्लैन बना जिसको फिनिक्स क्लैन कहा जाता है। गार्ड फिनिक्स ने स्काई पर फाउंड कॉन्टिनेंट के ऊपर 2 ट्रेनिंग ग्राउंड्स को छोड़ा था। उनमें से एक ट्रेनिंग ग्राउंड तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है जो कि इस वक्त फिनिक्स डिवाइन एम्पायर में है, जबकि उसका दूसरा ट्रेनिंग ग्राउंड यहाँ पर है, इस जगह के ऊपर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। इस वक्त जो बैटल ग्राउंड डिवाइन फिनिक्स एम्पायर में है वो लोग उसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे बल्कि उन सभी के पास डिवाइन फिनिक्स की पावर्स भी हैं और ब्लड लाइन की पावर्स की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और उनके क्लैन का एक नाम है, यानी कि वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हद तक पावरफुल है। दूसरा ट्रेनिंग ग्राउंड जो कि हमारे ब्लू विंड एम्पायर में है, यानी कि ये वाला ट्रेनिंग ग्राउंड। हालांकि इस ट्रेनिंग ग्राउंड को हमारे एंसेस्टर्स को ढूंढने में काफी ज्यादा देर लगी, काफी लंबे अरसे के बाद उन्हें ये ट्रेनिंग ग्राउंड यहाँ पर मिला। लेकिन जब हमारे एंसेस्टर्स को ये ट्रेनिंग ग्राउंड मिला तो उन्होंने इसको यूज करते हुए ब्लड लाइन की पावर ली और वो सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। जाउची बाइचुन से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी खजाना नहीं है, यानी कि यहाँ पर डिवाइन फिनिक्स ने अपना खजाना नहीं छुपाया? बाइचुन उसे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे एंसेस्टर्स के लिए यही एक खजाना था। हमारे एंसेस्टर्स ने जिन्होंने यहाँ पर इस टेस्ट को पास किया था उन्हीं के पास फिनिक्स की ब्लड लाइन आ सकी और उस वक्त हमारे एंसेस्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनके पास डिवाइन फिनिक्स की ब्लड लाइन होने की वजह से ब्लू विंड एम्पायर को भी डिवाइन फिनिक्स एम्पायर का नाम दिया जाने लगा था। लेकिन अफसोस हमारी एक गलती की वजह से ये सब कुछ खत्म हो गया। जाउची उसे कहता है, तुमने जिस तरह बताया है कि यहाँ पर पूरे के पूरे एम्पायर का नाम चेंज किया जाने वाला था तुम्हारी फिनिक्स ब्लड लाइन की वजह से, तो फिर तुम सभी लोगों की हालत ऐसी क्यों हो गई? बाइचुन उसे कहता है, हमारा सेक्टर यहाँ पर अकेला सेक्टर नहीं था, हमारे अलावा यहाँ पर हजारों साल पुराने भी सेक्टर्स थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वो सभी लोग किसी नए उठने वाले डिवाइन फिनिक्स सेक्टर को इस तरह से राज करने नहीं दे सकते थे। इसी वजह से हमारे एंसेस्टर्स को ये वाली बात अच्छी तरह से पता थी, अगर सभी लोगों को पता चल गया तो वो सभी लोग हमें दबाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से हमारे एंसेस्टर्स ने फैसला किया लोग अपनी पावर्स को लो प्रोफाइल में ही रखेंगे। लेकिन ये सब कुछ भी ज्यादा अरसे तक नहीं चल सका। आखिरकार वो दिन आया जब हमारे एंसेस्टर्स से गलती हो गई और उसी गलती की वजह से फिनिक्स ने हमें ये श्राप दिया था। ये उस वक्त की बात है जब हमारे ऊपर एक दूसरे सेक्टर ने अटैक किया था। जब दूसरे सेक्टर ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमारे जो एल्डर थे उनके पास डिवाइन फिनिक्स की पावर्स थी, उन्होंने फिनिक्स की फायर पावर को यूज करते हुए उस बंदे का मुकाबला किया या फिर उस सेक्टर का मुकाबला किया। लेकिन वो अपनी डिवाइन फिनिक्स की फ्लेम्स की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी फ्लेम्स की पावर पूरे के पूरे शहर में फैल गई। इस शहर के ऊपर फाइट कर रहे थे, उसके नीचे हजारों लाखों लोग रहते थे और उस फायर की वजह से वो सारे के सारे लोग मारे गए और वो सारे लोग डिवाइन फिनिक्स की पावर्स की वजह से मारे गए। लोग जानते हैं कि फिनिक्स एक बहुत ही नरम दिल डिवाइन बीस्ट है। वजह से फिनिक्स को जब पता चला कि उसकी फ्लेम पावर्स को यूज करते हुए बहुत सारे निर्दोष लोगों की जानें चली गई हैं, तो वो हमारे क्लैन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि उसने हम सभी को एक श्राप दे दिया और वो श्राप ये था कि हमारे माथे के ऊपर जो निशान हुआ करता था जो कभी फिनिक्स की पावर्स को शो करता है, हमेशा के लिए हमारे माथे के ऊपर काव कर दिया गया और इसके अंदर से सारी पावर्स को छीन लिया गया और साथ ही हमारी सारी की सारी कल्टीवेशन लेवल एलिमेंट्री परफॉर्म ग्राम के 10th लेवल तक सीमित रह गई, ताकि हमारी जनरेशन में से कोई भी ऐसा ना हो जो कि एलिमेंट्री परफॉर्म ग्राम से ऊपर जा सके। इस वजह से तुम यहाँ पर जितने भी लोगों को देखते हो हमारी हाईएस्ट लिमिट यही है, हम लोग एलिमेंट्री परफॉर्म ग्राम के 10th लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। यही हमारा श्राप है और हमारे माथे के ऊपर जो फिनिक्स फायर का मार्क है उसका कलर भी येलो से डार्क रेड हो गया और वो हमेशा के लिए यहाँ पर रह गया। लोग इसको छुपा भी नहीं सकते, ये हमारे माथे के ऊपर हमेशा नजर आता है। इस मार्क के हमारे माथे के ऊपर आ जाने के बाद जब हमें फिनिक्स की श्राप मिला तो हमारे एंसेस्टर्स ने फैसला किया कि वो अपने गांव को छोड़ देंगे और वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर 10,000 बीस माउंटेन के ऊपर आ गए और यहीं पर हमने अपना बसेरा जमा लिया। हमारे एंसेस्टर्स ने यहाँ पर आने के बाद अपने माथे के ऊपर से इस निशान को मिटाने और फिनिक्स के श्राप को दूर करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन हम में से कोई भी कामयाब नहीं हो सका क्योंकि ये एक डिवाइन फिनिक्स का मार्क था, तो हम इसको इतनी आसानी से तो नहीं दूर कर सकते। उस दिन से लेकर आज
तक हजारों साल गुजर चुके हैं, हमारी कितनी ही जनरेशन आ चुकी हैं और सभी के माथे के ऊपर जो निशान होता है उनमें से कोई भी इस निशान को अपने माथे से हटा नहीं सका और ना ही जो निशान खुद से हट पाया है। इस वजह से हम सभी लोग यहीं पर इसी जगह के ऊपर रहते हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकलते। हम लोग इस माउंटेन से बाहर नहीं जाते, यहीं पर सारा दिन बैठकर डिवाइन फीनिक्स की पूजा करते रहते हैं ताकि हम अपने गुनाह के बदले में उससे माफी मांग सके। क्या पता वो कभी खुश हो जाए और हमारे माथे के ऊपर से इस निशान को मिटा दे। भाईचंद रोना शुरू कर देता और कहता है, जरा देखो तो सही, कभी हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, आज हमारी हालत ऐसी हो चुकी है कि एक छोटा सा मर्सनरी का ग्रुप हमें इस हालत तक मजबूर कर दे कि हमारे कितने ही लोगों को उसने मार डाला है। तो जाउची भी उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है, फिर साथ ही वो उसे कहता है, तुमने कहा कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं जिसे फीनिक्स ने पीछे छोड़ा है। भाईचंद उसे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, यहीं पर इसी जगह के अंदर वो सील है, उस सील को ओपन करने से ट्रेनिंग ग्राउंड एक्टिवेट हो जाएगा। जाउची उसे कहता है, तो क्या तुम मेरे लिए सील को ओपन कर सकती हो? मैं अंदर जाकर उस ट्रेनिंग ग्राउंड को आजमाना चाहता हूँ, क्या पता मुझे वहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए। भाईचंद चिल्लाकर उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर सकता। बात तो ये है कि तुम हमारे डिवाइन फीनिक्स क्लैन के एक मेंबर नहीं हो और दूसरी बात ये है कि तुम तो सिर्फ अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म ड्राम के फर्स्ट लेवल पर हो, तुम तो वहाँ पर जाने की सोचना भी मत। जो लोग भी वहाँ पर गए हैं सबसे ज्यादा लोएस्ट कल्टीवेशन जिस बंदे की थी वो भी अपनी स्पिरिट परफॉर्म ड्राम में था। सॉरी मैंने यहाँ पर जाउची की कल्टीवेशन गलत बता दी है। जाउची एलिमेंट्री परफॉर्म ड्राम के फर्स्ट लेवल पर नहीं बल्कि बेसिक परफॉर्म ड्राम के फर्स्ट लेवल पर है। एलिमेंट्री के बाद बेसिक आता है और बेसिक के बाद ट्रू परफॉर्म ड्राम आता है और ट्रू के बाद स्पिरिट परफॉर्म ड्राम आता है। तो जाउची अपने हाथ के ऊपर अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है और भाईचंद से कहता है, अब जबकि तुमने कहा कि फीनिक्स का ट्रायल ग्राउंड है तो हो सकता है कि वहाँ पर जितने भी टेस्ट हो वो सारे फायर के रिलेटेड हो। फीनिक्स के पास तो फायर होती है, अब मैं फायर को कंट्रोल कर सकता हूँ तो मेरे लिए ये टेस्ट देना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। भाईचंद से कहता है, लेकिन फीनिक्स की जो फायर पावर होती है वो बाकी की नॉर्मल फायर से बहुत ज्यादा अलग होती है, चाहे तुम्हारे पास कितनी हाई रैंक की फायर क्यों ना हो। जाउची उसे कहता है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर फिर भी जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। अगर टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ तो मैं उसे फेल करके वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर वहाँ पर जाकर मुझे कुछ थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ मिलती है तो यहाँ पर तुम सभी के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाईचंद जाउची से कहता है, जब तुम यहाँ पर मेरे साथ बात कर रहे थे तब तुमने उस सील की तरफ तकरीबन 3 बार तो देखा होगा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उस सील में और इस ट्रेनिंग ग्राउंड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसको ओपन कर देता हूँ, क्या पता तुम्हें वहाँ से ब्लड लाइन की पावर मिल जाए। और वो जाउची के लिए सील को ओपन कर देते हैं और जाउची उस ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा डार्कनेस होती है और उसके सामने उसे बड़ी सी फ्लेम फीनिक्स की आंखें दिखाई देती हैं और वो फीनिक्स की स्पिरिट उससे बात करती है। वो उसे कहती है, इंसान मैं तुम्हें यहाँ पर अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर वेलकम कहता हूँ। जाउची उसे देखते ही बहुत सा घबरा जाता है और कहता है, तो क्या वाकई में ये फीनिक्स की स्पिरिट है? फीनिक्स की सोल जाउची से कहती है, मैं एक इमॉर्टल सोल हूँ, इसे डिवाइन फीनिक्स ने अपने पीछे छोड़ा है, मैं सिर्फ एक इमॉर्टल सोल नहीं बल्कि मेरे पास अपनी कॉन्शियसनेस है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ। वो जाउची से कहता है, इंसान तो क्या तुम यहाँ पर इस ट्रेनिंग ग्राउंड के फर्स्ट स्टेज को पूरा करने के लिए तैयार हो? जाउची से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो तैयार हूँ, चलो जल्दी से फर्स्ट स्टेज को एक्टिवेट करो। इसी वक्त उसकी फर्स्ट स्टेज को एक्टिवेट किया जाता है। फीनिक्स उसे कहता है, तो मैं तुम्हें गुड लक कहता हूँ। तो जैसे उसकी फर्स्ट स्टेज एक्टिवेट होती है नीचे का सारा ग्राउंड टूट जाता है और उसके अंदर से फायर निकलना शुरू हो जाती है। ग्राउंड के नीचे से काफी सारा मैग्मा भी निकल रहा होता है और उसे कहा जाता है, तुम्हारी फर्स्ट स्टेज का नाम पुरगाटरी फ्लेम डीमन है। तो जाउची वहाँ पर उस सारे के सारे लावा और सारी फायर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये तो वाकई में डिवाइन फीनिक्स का बनाया हुआ पहला स्टेज का टेस्ट है। यहाँ पर तो बहुत सारा मैग्मा है, इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा फायर निकल रही है, ऊपर से हवा भी बहुत ज्यादा गर्म है। जाउची कहता है इतनी ज्यादा गर्म तापमान और इतनी ज्यादा तेज हवा जो कि बहुत ज्यादा गर्म भी है, ये तो वाकई में मेरे लिए बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। तो जाउची वहीं पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जाउची कहता है, मेरे पास क्योंकि फायर एट्रीब्यूट है और चाहे यहाँ पर फायर कैसी ही टाइप की क्यों ना हो, मेरे पास फायर से कंप्लीट इम्यूनिटी है। और जाउची इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसका पहला टेस्ट यहाँ पर फायर के रिलेटेड है क्योंकि वो फायर को कंट्रोल कर सकता है। हमारा जाउची इस फायर से बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि वो फायर उसको जला नहीं सकती। वो आगे बढ़ता और कहता है, पहली स्टेज के बारे में बताया गया था कि इस स्टेज का नाम पुरगाटरी डीमन है और मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे किसी बड़े से डीमन को मारना पड़ेगा कि यहाँ पर तो कोई भी डीमन नहीं है, लगता है कि वो मुझसे डर कर भाग गया होगा। मोली चिल्लाकर उसे कहती है, बेवकूफ जल्दी से अपने पीछे देखो। तो जाउची पीछे की तरफ मुड़ता है तो मैग्मा के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है। जाउची से देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। मोली जाउची से कहती है, ये तुमसे एक लेवल अप है, ये ट्रू प्रोफाउंड फायर बीस्ट है। मोली जाउची से कहती है, यहाँ पर इस बीस्ट को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये मैग्मा से बना हुआ है और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मैग्मा है, ये आसपास बहुत सारी फायर की है। अगर ये यहाँ पर जख्मी भी होता है ये दोबारा से अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर लेगा। जाउची वहीं पर खड़ा खड़ा मोली की बातें सुन रहा होता है कि उसी वक्त वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपने मुंह से एक बड़ा सा फायर बॉल फेंकता है सीधा जाउची के ऊपर। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है कि जाउची वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो वहीं पर खड़ा
खड़ा होकर चिल्ला रहा होता है। उसके बाद मोली चिल्लाकर उसे कहती है, बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो, जबकि तुम्हें पहले से पता है कि ये फायर तुम्हारी बॉडी को जला नहीं सकती। तो हमारा जाओची मोली की बात सुनने के बाद जल्दी से अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारा जाओची जल्दी से जंप करता है और उस मॉन्स्टर को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो जाओची वहाँ पर उसके करीब पहुँचने के बाद अपनी इवल सोल गेट को ओपन करता है, यानी कि फर्स्ट मेरिडियन को ओपन करता है, जो कि इवल कार्ड की 7 मेरिडियंस में से एक है, और वो उस बीस्ट को एक जबरदस्त पंच मारता है। जाओची उसको पंच मारने के बाद पीछे हटता है तो उसके ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं होता। जाओची कहता है, मेरे पंच ने इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं किया, इसका मतलब मैं इवल गार्ड की इवल सोल पावर को इसके ऊपर यूज नहीं कर सकता। मोली जाओची से कहती है, अगर तुम इसी मूव को यूज करते हुए पूरे 1 साल तक इसको पंच मारते रहो तब भी मुझे नहीं लगता कि तुम इसको मार पाओगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कोई और प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। जाओची मोली से कहता है, अब जबकि बेसिक राम का कोई बंदा इसके सामने फाइट नहीं कर सकता और मेरे पंचेस इसके लिए बेकार हैं, फिर मुझे किसी और चीज को यूज करना पड़ेगा। वो अपने पास से टाइगर सोल स्वर्ड को बाहर निकालता है, जो कि वो जाओ सेक्टर से चोरी करके लाया है। जाओची कहता है, चलो देखते हैं। तो जाओची अपनी तलवार के साथ अपनी इवल सोल की पावर को मिक्स करता है और साथ ही फायर पावर को मिक्स करता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश लगाता है। इसी वो उस मॉन्स्टर के कंधे के ऊपर स्लैश लगाता है तो उसके कंधे पर एक बड़ा सा कट लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी चिल्लाना शुरू कर देता है। जाओची कहता है, ये तो कमाल हो गया, मेरी तलवार ने उसकी बॉडी के ऊपर डैमेज दिया, मतलब ये है कि ये स्वर्ड काम की है, अब इसी तरह मैं इसको मार सकता हूँ। कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर मैग्मा से बना हुआ है, इसी वजह से वो अपने आसपास मौजूद मैग्मा और सारी फायर की मदद से अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर कर सकता है। जाओची के ऊपर पंचेस मारता है, जाओची उसके पंचेस को अवॉइड करता है। साथ ही मोली जाओची से कहती है, क्या तुम उसके सर को देख रहे हो, उसके सर के ऊपर जो निशान है उसमें उसके ऊपर अटैक करना होगा, इसकी कोर है, अगर तुमने उसको काट दिया तो ये मर जाएगा। तो जाओची बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके सर के ऊपर वाले हिस्से को ही काट देता है। जैसे ही जाओची वहाँ पर उसके सर के ऊपर वाले हिस्से को काटता है तो वो मॉन्स्टर मर जाता है और इसी के साथ ही फीनिक्स उसे कहता है, तुमने पहली स्टेज को पास कर लिया है, बहुत ज़्यादा बधाई हो। और साथ ही उसकी सेकंड स्टेज भी वहीं पर स्टार्ट हो जाती है। फीनिक्स उसे कहता है, तुम्हारी सेकंड स्टेज का नाम एरोज ऑफ द फीनिक्स होगा। बच्चे भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त आसपास से बहुत सारे फायर एरोज गिरते हैं और वो सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जाओची कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं दोगे, तुमने साथ ही सेकंड स्टेज को भी स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पर वो सारे एरोज उसके ऊपर गिरते हैं और जबरदस्त धमाका होता है। जबकि यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। ज़ूरो बाईचुन से कहती है, क्लैन लीडर बाईचुन, जाओची अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्या वो अभी तक वहाँ पर टेस्ट दे रहा है। एल्डर बाईचुन उसे कहती है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फीनिक्स बीस्ट जो होता है ये बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, यानी कि बहुत ज्यादा नेक दिल होता है। यहाँ पर इस टेस्ट के दौरान एक रूल है कि अगर तुम लोग टेस्ट को पास नहीं कर सकते तो वो वहाँ पर तुम्हारी जान नहीं लेता, वो तुम्हें वहाँ से डायरेक्टली बाहर भेज देता है। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग अपनी मर्जी से इस टेस्ट को दरमियान में छोड़कर बाहर आ सकते हो, अगर तुम्हें लगे कि तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। क्योंकि ज़ूरो सोच रही होती है, जाओची इस तरह का इंसान है ही नहीं है कि वो टेस्ट को बीच में छोड़कर बाहर आ जाए, मुझे तो लगता है कि वो टेस्ट को पूरा करके ही वापस आएगा। नेक्स्ट सीन फिर से अंदर का दिखाया जाता है, जबकि जाओची अभी भी वहाँ पर उन तीनों से बच रहा होता है। वो बार बार उसके ऊपर तीर बरसा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि जाओची की बॉडी के ऊपर फायर असर नहीं करती, इसी वजह से वो तीर जब उसकी बॉडी के साथ टकराती हैं तो जाओची को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जाओची थोड़ी देर के बाद चिल्लाकर फीनिक्स कहता है, ये तो तुम भी देख रहे हो कि फायर मेरे ऊपर असर नहीं कर रही, ये सारे के सारे एरोज मेरे सामने बेकार हैं, तुम अभी तक मेरे ऊपर 100 से भी ज्यादा एरोज बरसा चुके हो, अब बस भी करो। ताकि कि तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे थकाना चाहते हो, कि तुम अपनी फायर के साथ जलाकर तो मुझे मार नहीं सकते। तो उसी वक्त वो एरोज गिरना बंद हो जाती हैं। फीनिक्स उसे कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस टेस्ट में भी पास कर देता हूँ, क्योंकि मेरे एरोज तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल बेकार हैं। कि मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई ऐसा भी आएगा जिसके पास इस तरह की पावर हो, उसकी फिजिकल बॉडी इस तरह की हो कि वो फायर से इम्यून हो। फीनिक्स उसे कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्पेशल पावर्स हैं और जो 7 मेरिडियंस हैं वो इवल गार्ड की मेरिडियंस हैं। जाओची इस बात से बहुत हैरान होता है, सोच रहा होता है फीनिक्स गार्ड को कैसे पता चल गया कि मेरे पास इवल गार्ड की पावर्स हैं। पुलिस उसे कहती है, बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये भी एक गार्ड है, तो उस वक्त से यहाँ पर है जब इवल गार्ड भी यहाँ पर हुआ करता था। ये सभी गार्ड्स एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर इवल गार्ड की पावर्स को सेंस कर सकता है। वो डिवाइन फीनिक्स जाओची को इवल गार्ड के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि इवल गार्ड के पास सिर्फ एक ही फायर एलिमेंट नहीं था, बल्कि उसके पास एलिमेंट्स का मिक्सचर था। उसके पास 5 एलिमेंट्स थे, यही पावर उसको बहुत ज्यादा खास बनाती थी कि वो सभी 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। तुमने अपनी इवल गार्ड की स्पेशल पावर को यूज करते हुए मेरे पहले दोनों स्टेजेस को पास कर लिया है, क्योंकि वो दोनों ही फायर बेस्ड टेस्ट थे। लेकिन अब तीसरे टेस्ट को पास करना तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारे दोनों टेस्टों को चीटिंग करके तुमने पास किया है, लेकिन अब तीसरे टेस्ट को तुम इतनी आसानी से पास नहीं कर सकते। तीसरे टेस्ट का नाम है करप्शन ऑफ द हार्ट। ये वाला टेस्ट तुम्हारे दिल के रिलेटेड है कि तुम कौन सा फैसला लेते हो। अगर तुम्हारा दिल साफ
होगा तो फिर तुम इस टेस्ट को पास करोगे। क्या तुम्हें पता है कि पहले दोनों टेस्ट को पास करने वाले कंटेस्टेंट्स का नंबर क्या है? पिछले कई हजार सालों से यहाँ पर टोटल 329 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले दो टेस्टों को पास कर लिया, लेकिन मेरे इस आखिरी वाले तीसरे पड़ाव को सिर्फ 7 लोग ही पास कर पाए हैं। क्या तुम वाकई में 8वें बन पाओगे या नहीं? जाओची भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या वाकई में ये वाला टेस्ट इतना ज्यादा मुश्किल है कि सिर्फ 7 लोग इस टेस्ट को पास कर पाए हैं? फिनिक्स उसे कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, ना ही तुम्हें दिमाग लगाना है कि ये वाला टेस्ट तुम्हारे दिल के रिलेटेड है। इस टेस्ट में खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा दिल किस किस्म का है, क्योंकि तुम यहाँ पर फिनिक्स की पावर्स को हासिल करना चाहते हो। तो देखते हैं कि क्या तुम्हारा दिल यहाँ पर इतना मजबूत है कि वो पावर्स को हासिल करने के लायक है भी या नहीं। अगर तो वाकई में तुम्हें पावर चाहिए तो तुम बड़ी आसानी से इस टेस्ट को पास कर लोगे। और यहीं पर फिनिक्स उसे कहता है अब मैं तुम्हें एक दूसरी इल्यूजन में भेजने वाला हूँ, यहाँ पर तुम्हारा ये टेस्ट लिया जाएगा, देखते हैं कि तुम क्या फैसला करते हो। जाओची की आंखें वहाँ पर बंद हो जाती है। जाओची कहता है लगता है कि ये मुझे किसी ऐसी जगह पर भेजने वाला है जहाँ पर मेरे दिल को चेक किया जाएगा, जहाँ पर मुझे कोई कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। जाओची वहाँ पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब हमारा जाओची अपनी आंखें खोलता है तो उसकी बॉडी के ऊपर पट्टियां लगी होती हैं, वो बिस्तर के ऊपर होता है। अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है ये क्या, बॉडी के ऊपर तो पट्टियां लिपटी हुई हैं और मुझे दर्द भी हो रहा है, लगता है कि ये बहुत ज्यादा रियल है। और यहाँ पर इस रूम के अंदर से जो सेंट आ रही है वो तो जड़ी बूटियों की सेंट है और इस तरह की सेंट तो मुझे पहले से मालूम है। जाओची अपने आसपास देखता और कहता है कहीं ये वो जगह तो नहीं है। इस वक्त उसे वहाँ पर साइड पर बिस्तर के ऊपर एक छोटा नाइफ पड़ा हुआ दिखाई देता है। अपने साइड पर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की आती है, तो ये वही लड़की है जिसको आप पहले भी देख चुके हैं, उसकी जूनियर सिस्टर। जिसकी तरफ देखता और कहता है कौन है वहाँ पर, तो वो लड़की उसके सामने खड़ी होती है। जाओची उसे देखते ही रोना शुरू कर देता है। वो लड़की हमारे जाओची से कहती है बिग ब्रदर युनची तो तुम्हें होश आ ही गई। लिंग भी जाओची को रोता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर साथ ही उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी कहीं पर दर्द हो रहा है? जाओची अपने हाथ को आगे बढ़ाता है कि उसे टच कर सके। उसी वक्त उसे बैक फ्लैश मेमोरी याद आती है कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था और उसे गोली लगी थी और वो वहीं पर मर गई थी, लेकिन अब तो जाओची के सामने वो सही सलामत खड़ी है। जाओची और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और लिंग से कहता है नहीं मैं सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था, इसी वजह से उठकर खड़ा हो गया। लिंग उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो उसे कहती है बिग ब्रदर युनची क्या हुआ, क्या कुछ गलत हुआ है? लगता है कि तुमने कोई सपना नहीं बल्कि कोई बुरा सपना देखा है। तुम्हारा जाओची अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे जल्दी से अपने गले से लगा लेता है और कहता है यहाँ मेरे पास आओ। तुम्हारा जाओची उसे काफी देर तक अपने गले से लगा कर रखता है। लिंग उसे कहती है ब्रदर युनची तुम्हें अब अपने मास्टर के लिए और ज्यादा रिवेंज लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मास्टर तो चले गए। मुझे नहीं लगता कि हमारे मास्टर हीवन में जाने के बाद तुम्हें इस हालत में देखना चाहेंगे कि तुम यहाँ पर हजारों लाखों लोगों की जान ले लो। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा किसी की भी जान नहीं लोगे अपनी मास्टर की मौत का बदला लेने के लिए, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ और तुम्हारी सबसे प्यारी बीवी बनूंगी। और साथ ही लिंग वहाँ पर पास पड़े हुए इस छोटे नाइफ को भी उठा लेती है। तो लिंग उस छोटे नाइफ को उठाने के बाद जाओची की कमर में उसको धंसा देती है, लेकिन जाओची वहाँ पर जरा भी रिएक्शन नहीं देता। तो वो आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता और कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसके साथ ही हमारे जाओची का टेस्ट खत्म हो जाता है। जाओची फिर से उसी वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पर फिनिक्स उसके सामने होता है। जाओची फिनिक्स कहता है पहले तो मुझे लगा था कि मैं तीसरे टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर लूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया। ठीक है मैंने इस टेस्ट को फेल कर दिया, लगता है कि मैं अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता था। डिवाइन फिनिक्स जाओची से कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब मैंने तुम्हें इल्यूजन के अंदर भेजा उसी वक्त तुम्हारी सोल से मुझे पता चला कि तुम्हें इस बारे में पता था कि सिर्फ एक इल्यूजन है और तुमने बिस्तर पर पड़े हुए इस नाइफ को भी देख लिया था। और मुझे पता है कि तुम्हें यह भी पता था कि तुम्हें उस डैगर को यूज करना है। अगर तुम उस डैगर को लेकर उस लड़की की बॉडी के अंदर दंसा देते तुम उस टेस्ट को आसानी से पास कर सकते थे। जाओची उसे कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। जाओची उसे कहता है मैं उस लड़की को चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, फिर चाहे मुझे यहाँ पर तुम इस टेस्ट में फेल ही क्यों ना कर दो, फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारी इनहेरिटेंस की पावर ना भी मिले तब भी मुझे कुछ भी दे दो, फिर भी मैं उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हालांकि मैंने इस टेस्ट को फेल कर दिया, लेकिन फिर भी मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आखिरी बार फिर से एक बार उसको देख सका, उसको टच कर सका, उसको महसूस कर सका। इसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो सका है। डिवाइन फिनिक्स उसे कहता है लगता है कि वो लड़की की अहमियत तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत ज्यादा अफसोस है कि आज तुम उस लड़की की जान क्यों नहीं बचा पाए। मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारे पास क्योंकि एक स्पेशल ट्रेजर है जो कि ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड है। उसी ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड की वजह से तुम रीइंकार्नेशन साइकिल में दाखिल हो चुके हो, तुम दोबारा से रीइंकार्नेट हुए हो, की वजह से अब तुम्हारा कार्मा चेंज हो चुका है। इतना ही नहीं, बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से तुम्हें जिस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है, फ्यूचर में तुम्हें मौका मिलेगा उस अफसोस को दूर करने का। इसलिए
इसलिए इस सब के लिए अपने आप को तैयार रखना। जाओची उसकी बात सुनने के बाद बहुत हैरान होता है और कहता है, मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर इस तरह का कोई रीइंकार्नेशन साइकिल वाला सिस्टम भी है। ऊपर से इस फीनिक्स को पता है कि मेरे पास ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड है। उसको ये भी पता है कि मैं पहले से ही 2 जिंदगियां गुजार चुका हूँ। जाओची फीनिक्स से कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है जो भी अभी तुमने कही है? मुझे पता है कि ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड से हम लोग किसी को पॉइजन दे सकते हैं। इसका ताल्लुक पॉइजन के साथ है या फिर इसका ताल्लुक बड़ी सी वॉइड स्पेस से है जिसके अंदर मैं चीजें स्टोर कर सकता हूँ या फिर जड़ी बूटियां या फिर मेडिसिन बना सकता हूँ। लेकिन इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मैं इसमें रीइंकार्नेशन साइकिल की एबिलिटी को भी यूज कर सकता हूँ। डिवाइन फीनिक्स उसे कहता है, ह्यूमंस के जितने भी सीक्रेट्स हैं उन सभी के सभी सीक्रेट्स को तुम इतनी आसानी से कैसे जान सकती हो? क्योंकि ये एक ह्यूमनली ट्रेजर है, इसके भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। चल मैं तुम्हें इन सभी के बारे में आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस बात को छोड़ देते हैं। बहादुर इंसान, तुमने यहाँ पर मेरे तीसरे टेस्ट को भी पास कर लिया है। मैं यहाँ पर तुम्हें कंग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि तुमने मेरे तीनों टेस्ट को पास किया है। तुम यहाँ पर 8वें इंसान बन चुके हो जिसने मेरे तीसरे टेस्ट को कम्प्लीटली पास किया है। तुमसे पहले जो 7 लोग थे उन लोगों ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। उन्होंने अपने प्यारे को मारने की बजाय अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ना चूज किया था। पर टेस्ट ये नहीं था कि तुम्हें अपने सामने वाले अपने प्यारे की जान लेनी होगी स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए, बल्कि टेस्ट ये था कि तुम्हें उसके हाथों से खुद को मरवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया, इसी वजह से तुमने टेस्ट को पास कर लिया है। फीनिक्स जाओची से कहता है, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मेरे गिफ्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर जाओची को पूरे 3 गिफ्ट मिलते हैं। वो तीनों गिफ्ट जाओची के पास आ जाते हैं। फीनिक्स उसे कहता है, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तीसरे टेस्ट में क्या हुआ। जब मैंने तुम्हें यहाँ पर कहा था तुम्हारा दिल अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ को हासिल करना चाहता है तो तुम्हें यहाँ पर स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए अपने दिल को मजबूत करना होगा। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हें अपने प्यारे की जान लेनी होगी तभी तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे। इसका मतलब ये था कि तुम्हें स्ट्रेंथ को छोड़ने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तुम अपने प्यारों को बचाने के लिए कुछ भी कर सको। क्योंकि फीनिक्स एक बहुत ही नरम दिल जानवर है, इसी वजह से मैंने इस टेस्ट को इस तरह का डिजाइन किया है और तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया। मैं जानबूझकर इस टेस्ट में सभी लोगों को रॉन्ग डायरेक्शंस में हिंट देता हूँ ताकि वो सभी लोग इस टेस्ट को अपने दिल की सुनकर पास कर सकें। इससे पहले जो 7 लोग थे उन 7 लोगों ने इस टेस्ट को पास किया, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। उन सभी लोगों को जब उनके प्यारों ने अपने डैगर के साथ अटैक किया सभी लोगों ने आगे से रेजिस्ट किया, लेकिन तुमने तो रेजिस्ट भी नहीं किया बल्कि तुमने अपनी प्यारी जानने वाली के हाथों से मरना पसंद किया। यहाँ पर सबसे पहले गिफ्ट के तौर पर मैं तुम्हें अपना ब्लड देने वाला हूँ। ये ब्लड ड्रॉप्स ये तुम्हारी बॉडी में जाने के बाद मैं डिवाइन फीनिक्स की ब्लड लाइन देंगे। तुम्हारे पास डिवाइन फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर आ जाएगी। जाओची को वहाँ पर 3 ब्लड ड्रॉप्स दिए जाते हैं। तो जाओची की उंगली के अंदर वो तीनों ब्लड ड्रॉप्स चले जाते हैं जिससे जाओची वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है। उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त फायर पावर निकलती है। डिवाइन फीनिक्स उसे कहता है, मैंने आज से पहले जितने भी लोगों को अपनी ब्लड लाइन की पावर दिया उन सभी को सिर्फ एक ही ब्लड ड्रॉप दिया जाता रहा है क्योंकि तुम्हारे पास इविल कार्ड की मेरिडियंस हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम मेरे 3 ब्लड ड्रॉप्स को हैंडल कर सकते हो और ऊपर से मुझे पता है कि तुम्हारे पास इविल कार्ड का डिवाइन सीड ऑफ फायर है जिसकी वजह से तुम्हारे पास फायर की इम्यूनिटी है। जाओची वहाँ पर 3 ड्रॉप्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन इस चिल्लाने के साथ साथ ही उसे नई पावर्स मिलती हैं। फिर वो एक जोरदार चीख मारता है, उसकी बॉडी के अंदर से फीनिक्स की फ्लेम्स निकलती हैं और हमारे जाओची के माथे के ऊपर फीनिक्स का निशान भी आ जाता है क्योंकि हमारे जाओची के पास भी अब फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर आ चुकी है। डिवाइन फीनिक्स जाओची से कहता है, लगता है कि तुमने उस ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर परफेक्टली फ्यूज कर लिया है, तो अब तुम्हारे पास नई पावर्स आ चुकी हैं। मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर ये सारे चेंजेस महसूस हो रहे हैं। मेरे तीनों ब्लड के ड्रॉप्स की वजह से तुम्हारा लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब तुम्हारे पास 300 साल की जिंदगी है, तुम 300 साल और जिंदा रह सकते हो। फिर दूसरे गिफ्ट में जाओची के पास एक बॉटल होती है जिसके अंदर एक पिल होती है। वो जाओची से कहता है, ये दूसरी चीज है जिसके अंदर एक पिल है। इस डिवाइन फीनिक्स पिल को खाने से तुम्हारी परफॉर्म स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर साथ ही एक टूटी हुई प्लेट भी होती है जिसके ऊपर वर्ल्ड ऑर्ड ऑफ फीनिक्स लिखा होता है। एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स का स्किल लिखा होता है। एक स्टोन टैबलेट होता है लेकिन वो आधा टूटा हुआ होता है। डिवाइन फीनिक्स यहाँ पर जाओची को इसके बारे में बताता है। वो जाओची से कहता है, दुनिया में 3 तरह की पावरफुल टेक्निक्स हैं। एक को वर्ल्ड ऑर्ड ऑफ फीनिक्स कहते हैं, दूसरी को वर्मिलियन बर्ड्स कंसोलेशन स्पिरिट सॉन्ग कहते हैं और तीसरा गोल्डन क्रोड्स रैकेट ऑफ बर्निंग वर्ल्ड है। इन तीनों को स्कॉचिंग ह्यूमनली बुक्स कहा जाता था जब गॉड्स यहाँ पर इस अर्थ के ऊपर हुआ करते थे। इन तीनों बुक्स के अंदर जो स्पेशल स्किल्स लिखे हुए हैं उससे तुम्हें इतनी ज्यादा परफॉर्म स्ट्रेंथ मिलेगी कि तुम ह्यूमंस को भी जलाने की पावर रख सकते हो। डिवाइन फीनिक्स जब स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में आया था और जहाँ पर उसने अपने जो ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़े थे वो अपने साथ एक स्टोन बुक लेकर आया था जिसके ऊपर उसकी 6 स्टेजेस लिखी हुई थी, यानी कि उसके वर्ल्ड ऑर्ड ऑफ फीनिक्स के 6 स्टेजेस लिखी हुई थी। जाओची उस स्टोन टैबलेट को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा खुश होता है और एक्साइटेड भी होता है। जाओची कहता है, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है कि स्टोन टैबलेट के ऊपर फीनिक्स की लिखी हुई टेक्निक्स हैं तो वो सारी की सारी फायर के रिलेटेड होंगी। अगर मैंने इनको मास्टर कर लिया तो मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऊपर से इस
डिवाइन फिनिक्स ने कहा है कि ये गॉड्स के एरा की एक बुक है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। जाओची जैसे ही स्टोन टैबलेट की तरफ देखता है तो उसके ऊपर नंबर 5 और नंबर 6 की 2 टेक्निक्स लिखी होती हैं, जबकि बाकी की पहली 4 वो मिसिंग होती हैं क्योंकि वो टूटा हुआ है। जाओची चिल्लाकर फिनिक्स से कहता है, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ? तुमने कहा कि इसके ऊपर 6 स्टेजेस लिखी हुई हैं, इसके ऊपर तो सिर्फ 5वीं और 6ठी स्टेज लिखी हुई है, बाकी की 4 कहाँ पर है? अगर मैं 4 नहीं मास्टर करूंगा तो मैं आखिरी 2 को कैसे समझ पाऊंगा? डिवाइन फिनिक्स से कहता है, मुझे भी इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि बाकी की 4 खो चुकी हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि ये एक टूटा हुआ स्टोन टैबलेट है, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकता, मैं आखिरी 2 के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। साथ ही डिवाइन फिनिक्स उसे इस बारे में बताता है कि इस बुक को तोड़ा कैसे गया। वो उसे बताता है कि हजारों साल पहले डिवाइन फिनिक्स ने जहाँ पर 2 ट्रायल ग्राउंड्स को छोड़ा था, तो जो डिवाइन एम्पायर में ट्रायल ग्राउंड था उसको बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया गया, और उस ट्रायल ग्राउंड को ढूंढने के बाद ही वहाँ पर जो लोग थे, जिन लोगों ने वहाँ से ब्लड लाइन की पावर हासिल की, उन्होंने वहाँ पर डिवाइन एम्पायर बना दिया। लेकिन तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि इंसान कितने बुरे हैं। डिवाइन ब्लड लाइन वालों के पास जो ट्रायल ग्राउंड था उनके ऊपर हर बार अटैक होता। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उस डिवाइन फिनिक्स की ब्लड लाइन को हासिल करना चाहते थे, इसी वजह से बार बार उस ट्रायल ग्राउंड के ऊपर अटैक्स किए गए, जिसकी वजह से वहाँ पर जो डिवाइन फिनिक्स की स्पिरिट थी, सारे अटैक्स होने के बाद उसने अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से जब उस फिनिक्स ने अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लिया तो उसने फिनिक्स की विल को भी डिनाई कर दिया। ऐसे तो ऐसा होना नामुमकिन था, लेकिन वहाँ पर जो डिवाइन सोल का एक छोटा सा टुकड़ा था, उस फिनिक्स की सोल का टुकड़ा, उसकी अपनी कॉन्शियसनेस पैदा हो गई थी, तो उसने मुझे अपनी पावर्स के साथ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जो कि रियल डिवाइन फिनिक्स की सोल का टुकड़ा है। और साथ ही उसने दूसरे ट्रायल ग्राउंड को भी तबाह करने की कोशिश की, क्योंकि उसका मकसद ये था कि वो पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर सके। वहाँ पर उस कॉपी के साथ मेरी फाइट हुई, हम दोनों की फाइट काफी दिनों तक चली और बहुत ज्यादा पावरफुल फाइट थी। इसी फाइट के दौरान इस जेड स्लीप के ऊपर से आधा हिस्सा टूट गया, तो बाकी का आधा बचा हुआ हिस्सा था वो मैंने तुम्हें दे दिया। इसके ऊपर अब सिर्फ 2 स्टेजेस लिखी हुई हैं, जबकि मैंने तुम्हें सारी स्टोरी बता दी है। तो डिवाइन एम्पायर के अंदर जो ट्रायल ग्राउंड है, वहाँ पर जो डिवाइन फिनिक्स की सोल है वो मेरी एक कॉपी है, जिसके पास अपनी कॉन्शियसनेस है। मैं उससे जीत नहीं सका, इसी वजह से मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आकर अपनी फायर के साथ एक कॉपी बना दी। यहाँ पर तुम जिससे बात कर रहे हो ये भी मेरी एक कॉपी है। जबकि जाओची उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी ने ठग लिया है, ये तो रियल डिवाइन फिनिक्स की सोल है भी नहीं। डिवाइन फिनिक्स उसे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरा 1 महीना देता हूँ, 1 महीने में इस जेड स्लीप के ऊपर दोनों टेक्निक्स को तुम जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो, लेकिन तुम इसको समझ पाओगे या नहीं ये तुम्हारी अपनी कम्प्रीहेंशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हें एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। वार्निंग ये है कि डिवाइन फिनिक्स एम्पायर वाले लोगों को अभी भी ये वाला टुकड़ा चाहिए, वो इस टुकड़े को ढूंढ रहे हैं। अगर उनको किसी तरह से पता चल गया कि ये वाला टुकड़ा तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें मार डालेंगे, इसी वजह से तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा। और साथ ही वो उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। हमारा जाओची उसी की डायमेंशन के अंदर पूरे 1 महीने के लिए वहाँ पर स्टडी करने वाला है। जाओची कहता है, लगता है कि अब मुझे इस टूटे हुए टैबलेट के ऊपर से 5वें और 6ठे स्टेज को ही मास्टर करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको समझूंगा कैसे? जाओची उसको बार बार पढ़ता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आती। जाओची कहता है, मैं क्या करूँ? अगर मैं पहली 4 स्टेजेस को नहीं पढ़ूंगा तो मुझे अगली 2 स्टेजेस बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। इन पर जाओची को अपने मास्टर की याद आती है। जाओची कहता है, मेरे मास्टर ने कहा था जब उन्होंने मेडिसिन मैनुअल को पढ़ा था, उन्हें भी इसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। वो मेडिसिन मैनुअल आधा फटा हुआ था। मेरे मास्टर ने उस फटे हुए मैनुअल को पढ़ के बहुत ही महान डॉक्टर बन गए और उन्होंने ऐसे ऐसे मेडिसिन बनाए की वजह से उन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। मेरे मास्टर ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरी कम्प्रीहेंशन के स्किल्स मास्टर से भी ज्यादा अच्छे हैं। जाओची कहता है, मास्टर आपने मुझसे कहा था कि मेरे स्किल्स आपसे अच्छे हैं, तो मैं इस बात को यहाँ पर साबित करूंगा। फिनिक्स की दी हुई इन दोनों टेक्निक्स को यहाँ पर कम्प्रीहेंड करने की कोशिश करूंगा। जाओची जल्दी से उस बॉटल को निकालता है जिसके अंदर डिवाइन फिनिक्स पिल होती है। वो उस पिल को निकाल कर खा जाता है। उस पिल को खाने से उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पूरे 1 महीने तक जाओची उस स्किल को वहाँ पर देखता रहता है, उसको मास्टर करता है, उसको कम्प्रीहेंड करता है। कि डिवाइन फिनिक्स अभी भी उसी की तरफ ही देख रहा होता है। डिवाइन फिनिक्स कहता है, ये लड़का तो वाकई में एक जीनियस है, इसने जहाँ पर उस पिल को खाकर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। इसकी मदद से ये अपने आप को फोर्स कर रहा है इन दोनों स्किल्स को कम्प्रीहेंड करने के लिए। तो इन दोनों स्किल्स के नाम एम्फ्रियन डांस ऑफ फिनिक्स विंग है और दूसरे का नाम स्टार स्कॉर्चिंग डीमन लोटस है। डिवाइन फिनिक्स कहता है, तो ये इन दोनों स्किल्स को यहाँ पर मास्टर कर लेगा, क्योंकि इसने यहाँ पर जो पक्का इरादा कर लिया है। जाओची का 1 महीना पूरा हो जाता है। डिवाइन फिनिक्स उसे कहता है, इंसान तुमने तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक कर दिया है, तुम्हारे कम्प्रीहेंशन के जो स्किल्स हैं वो एस्टॉनिशिंग हैं। मैं ऐसा कहूँ कि इस दुनिया में प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करने के लायक हो तो ये गलत नहीं होगा। साथ ही डिवाइन फिनिक्स उसे कहता है, तुम्हारा यहाँ पर टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि तुम यहाँ से जाने वाले हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ। आज से पहले मैं तुम्हारे जैसे जीनियस बंदे से पहले कभी नहीं मिला। जाओची के हाथ में जो इम्प्रिंट होता
होता है वो तो गायब हो रहा होता है। वहीं पर जाओची के सामने एक फायर अपीयर होती है और वो फायर उसके माथे के ऊपर जाकर लगती है, जिससे उसका निशान चमकना शुरू हो जाता है। इनफिनिक्स जाओची से कहता है मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस वाली स्पेशल पावर को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन इससे तुम्हें कौन सी पावर मिलेगी ये तुम्हें वक्त आने पर ही पता चलेगा, जब तुम इस पावर को यूज करने के लायक हो जाओगे। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। एल्डर बाईचुन ज़ोरो से कहते हैं मिस अब हम लोग क्या करें, जितना खाना हमारे पास था वो सारा खत्म होने वाला है। चू को बहुत ज्यादा भूख लगी है, जबकि बड़े भी बार बार पूछ रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अगर वो बाहर अभी तक मौजूद हुए तो वो हमें मार डालेंगे। क्या ह्यूमंस वाकई में मेरे क्लैन को यहाँ पर एंड करना चाहती हैं? ज़ोरो से कहती है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, इस सील को ओपन करो। मैं बड़ी स्पीड से बाहर जाऊंगी और उन बैंडिट्स के खाने को चुरा कर ले आऊंगी। वो बैंडिट्स बाहर ही आग जलाकर बैठे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं लगता है कि वो सभी लोग अभी तक अंदर मर चुके होंगे, क्योंकि उनके पास तो खाना है नहीं। लोग ना तो बाहर निकल सकते हैं, तो अभी तक तो वो मर गए होंगे। इसी वक्त ज़ोरो बड़ी स्पीड से बाहर निकलती है। वो उन बैंडिट्स के ऊपर अटैक करती है ताकि उनके पास से उनके खाने को चोरी कर सके, और उसके साथ कुछ और लोग भी बाहर आए होते हैं। ज़ोरो जैसे उनके ऊपर अटैक करती है तो वो सभी लोग उनके टेंट्स की तरफ जाती हैं ताकि वहाँ से राशन उठा सकें। वो ज़ोरो से कहते हैं जहाँ पर राशन पड़ा हुआ है। तो बड़ी स्पीड से उस राशन की तरफ आगे बढ़ती है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है ज़ोरो के ऊपर अटैक होता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। एक डीमन उसे कहता है मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर हमारा खाना लूटने के लिए जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारा खाना अंदर खत्म हो चुका है। इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और अब तुम हमारे जाल में फंस चुकी हो। ज़ोरो बेचारी उनके अटैक की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और वहीं पर नीचे गिर जाती है। ब्लैक डीमन ज़ोरो से कहता है हम लोग यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और हमारा इंतजार करना बेकार नहीं रहा, तुम तो खुद ही यहाँ पर हमारे जाल में आकर फंस गई हो। ब्लैक डीमन ज़ोरो से कहता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वो ज़ोरो से कहता है यहीं पर रुकी रहो तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, अगर चुपचाप तुम्हारे साथ कोऑपरेट करोगी हम लोग तुम्हें मारेंगे भी नहीं। ज़ोरो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब क्या होगा, मैं तो इनके जाल में फंस चुकी हूँ। ब्लैक डीमन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है और ज़ोरो से कहता है तुम्हारे साथ एक लड़का भी था, वो लड़का कहाँ पर चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया है। जबकि ज़ोरो उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है युनची कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। लगता है कि इस बार उन सभी लोगों की जान बचाने के लिए मुझे ही अपनी जान को दांव पर लगाना होगा। लेकिन उसी वक्त उस टेम्पल के अंदर से जबरदस्त फायर पावर निकलती है और वो फायर पावर आकर उसके लोगों के ऊपर लगती है, ब्लैक डीमन के लोगों के ऊपर, और वो लोग मरना शुरू कर देते हैं। ब्लैक डीमन चिल्लाकर कहता है कौन है वहाँ पर जो अंदर से हमारे पर अटैक कर रहा है, चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो और अपने आप को हमें शो करवाओ। तुम्हारा जाओची भी वहाँ से बाहर निकल आता है और उससे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे हो। फिर साथ ही वो अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और कहता है अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो तुम सभी लोगों को अपनी फिनिक्स फायर का मजा चखाता हूँ। चलो अब जल्दी से बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर रोस्ट होना चाहता है। ज़ोरो भी जाओची को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जाओची आगे बढ़ता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है सीनियर सिस्टर, तुम्हारा जूनियर ब्रदर यहाँ पर आ गया है। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए बाकी सभी के ऊपर अटैक करता है और कहता है रही बात इन सभी लोगों की तो इन सभी को तो यहाँ पर मरना पड़ेगा। हमारा जाओची जब यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वहाँ पर फायर से बना हुआ एक बड़ा सा फिनिक्स बनता है। सभी लोग फिनिक्स को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जाओची की फिनिक्स की फायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो वहीं पर एक जबरदस्त धमाका करता है तो उनमें से काफी सारे नीचे गिर जाते हैं, जबकि ब्लैक डीमन भी कह रहा होता है कि इसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, फिर इसको अचानक से इतनी ज्यादा जबरदस्त फायर पावर कहाँ से मिल गई। तो वहाँ पर धमाका करने के बाद जाओची ज़ोरो को उठा लेता है और उसे उठाकर साइड पर ले जाता है। वो उसे कहती है जाओची क्या तुम ठीक हो। जाओची उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही वो अपने पास से एक पिल निकालता है और उसे कहता है ये लो, ये एक स्पेशल पिल है, तुम इसको खा लो। तो ज़ोरो उस पिल को तो खा लेती है, लेकिन साथ ही उसे पता चलता है कि इस पिल का नाम ह्यूमन रिटर्निंग पिल है। इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि ये वाली पिल बहुत ज्यादा प्रेशियस है। वो ज़ोरो को वहीं पर एक दरख्त के साथ लिटा देता है और कहता है तुम यहीं पर रेस्ट करो जबकि मैं बाकी के सभी से निमट कर आता हूँ। तो जाओची उन गुंडों के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है, जबकि बॉस का साथी उसे कहता है बॉस मुझे लगता है कि इसने जाओ सेक्टर के लास्ट टाइम जो बॉम्ब इस्तेमाल किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर फिर से कोई बॉम्ब इस्तेमाल किया होगा, इसलिए हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसके पास उस तरह के वेपन ज्यादा नहीं होंगे। ब्लैक डीमन भी अपने साथियों से कहता है ठीक है फिर सभी लोग मिलकर आगे बढ़ो और इस लड़के को अच्छा सबक सिखाओ, इस लड़के से डरने की जरूरत नहीं है। और वो सभी लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि वो जाओची को मार सके। लेकिन जाओची अपने हाथ में टाइगर सोल स्वर्ड को निकालता है और उनसे कहता है तो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। हमारे जाओची की कल्टीवेशन भी पहले से बढ़ चुकी है। पहले जाओची अपनी बेसिक राम के फर्स्ट लेवल पर था, लेकिन अब वो अपनी बेसिक राम के 10th लेवल पर पहुंच चुका है। जाओची वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाता है तो उसकी तलवार के अंदर से फिनिक्स की फायर निकलती है। वो सामने की तरफ एक जबरदस्त फायर बीम छोड़ता है, जबकि उसी वक्त एक लड़का उसके पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए
हमारे जाउची के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन होती है। जाउची उसके सामने नहीं होता। इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि जाउची ऊपर आसमान में होता है। ऊपर वाली साइड से अपनी तलवार के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जाउची उस लड़के को भी मार देता है। बाकी के गुंडे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो जाउची से कहते हैं हम तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर देंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे भाइयों को मारने की। जबकि उसी वक्त जाउची वहीं से खड़े खड़े अपनी फायर बीम को उन लोगों की तरफ भी फेंकता है और उनको भी मार देता है। उनसे कहता है अभी तुमने क्या कहा कि तुम मेरी बॉडी के पीसेस करने वाले हो। ब्लैक डीमन चिल्लाकर उन दोनों लोगों के नाम पुकारता है, ब्लैक वुल्फ, ब्लैक टाइगर। जाउची से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को मारने की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और वो भी बड़ी स्पीड के साथ जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने बैट के साथ जाउची के ऊपर अटैक करता है। जाउची अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ब्लैक डीमन क्योंकि बाकी सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो बार बार जाउची के ऊपर अपने बैट से अटैक कर रहा होता है और वहाँ पर जबरदस्त धमाके होते हैं क्योंकि उसके बैट के अंदर काफी ज्यादा रॉ पावर होती है। तो जाउची को उससे फाइट करते हुए महसूस हो रहा होता है कि इसके पास जो प्रोफाउंड स्ट्रेंथ है वो उससे ज्यादा है। जाउची कहता है लगता है कि मुझे इससे फाइट करते हुए अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। वो उसे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। ब्लैक डीमन चिल्लाकर जाउची से कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेंथ को यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मार ना डालूं, कि मुझे तुम्हें अभी जिंदा रखना है और तुम्हारे बहुत सारे पीसेस करने हैं। फिर साथ ही वो अपने साथियों से कहता है लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो, जो भी इस लड़के को मारेगा उसे मैं अपना वाइस कैप्टन बना लूंगा। और वो सभी लोग जाउची को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़ोरो फिर से उठकर जाउची से कहती है जाउची क्या तुम अकेले इन सभी को संभाल लोगे। जाउची से कहता है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो, मैं जहाँ पर हूँ तब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और जाउची अपने माथे के ऊपर फिनिक्स के निशान को एक्टिवेट करता है और बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ उन सभी की तरफ चला जाता है। और जाउची उन सभी के दरमियान में जाकर अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और उन बैंडिट्स में से एक को वहाँ पर जला देता है। और बॉस ब्लैक डीमन से कहता है थोड़ी देर पहले तुम मेरी सीनियर सिस्टर के साथ बदतमीजी कर रहे थे, तुम उसे कह रहे थे कि उसे तुम्हारे साथ चलना है, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं। ब्लैक डीमन भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है इस लड़के के पास भी फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर आ गई है, अगर वाकई में ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये हम सभी को यहाँ पर मार डालेगा। और बॉस जल्दी से पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है कि हमारा जाउची जंप करते हुए ऊपर हवा में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो अपने स्पेशल स्किल को यूज करने वाला है। जाउची यहाँ पर अपने 5th स्पेशल स्किल जो कि उसने अभी अभी सीखा है उस स्टोन टैबलेट के ऊपर से एम्फिरियन डांस ऑफ द फिनिक्स विंग को यूज करता है। वहाँ पर फिर से फायर का बना हुआ एक बड़ा सा फिनिक्स बनता है और उसी के साथ साथ जाउची वहाँ पर अपने स्किल को रिलीज करता है तो जबरदस्त फायर पावर रिलीज होती है। वहाँ पर नीचे ग्राउंड के ऊपर जितने लोग होते हैं वो सारे मारे जाते हैं, जबकि जाउची की टाइगर सोल स्वर्ड वो बॉस के कंधे के अंदर दस जाती है और बॉस भी वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तो जाउची से कहता है मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, जब प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। जबकि जाउची उसके पास से उसकी स्टोरेज रिंग को ले लेता है और उससे कहता है ये तुम्हें हमें ऑफेंड करने से पहले सोचना चाहिए था, तुम्हारी जान की हमारे सामने कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन तुम्हारी रिंग के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, तुम्हारी रिंग अब मेरी हुई। तो साथ ही जाउची उसको भी मार देता है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ब्लू विंड एम्पायर के एक होटल का दिखाया जाता है। होटल के रूम के अंदर सीनियर सिस्टर बिस्तर के ऊपर आराम कर रही होती है, क्योंकि उसके साथ वहाँ पर जाउची भी होता है। जाउची उसे कहता है सीनियर सिस्टर लगता है कि तुम्हारी तबीयत अभी तक खराब है और तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो क्योंकि तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा इरेगुलर है। सीनियर सिस्टर भी इसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही वो सोच रही होती है बेवकूफ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं, इसी वजह से मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज चल रही है और इसे लगता है कि मैं अभी तक बीमार हूँ। आज से पहले मैं कभी भी किसी मर्द के साथ एक ही बिस्तर के ऊपर नहीं लेटी। हम लोग ज्यादा जल्दी में नहीं होते तो हम लोग कभी भी इस होटल के एक ही रूम को अपने लिए बुक नहीं करते। और फिर साथ ही उसकी सीनियर सिस्टर जल्दी से उठकर बैठ जाती है और उसे कहती है जूनियर ब्रदर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाउची जल्दी से उठकर उसके कान के पास चला जाता है और उससे कहता है सीनियर सिस्टर मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ किसी बारे में बात करनी है, चलो जल्दी से बताओ तुम्हें किस बारे में बात करनी है। तो सीनियर सिस्टर और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है क्या तुम थोड़ा दूर रह सकते हो। जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। दिन पहले जब वहाँ पर ब्लैक डीमन गैंग ने गाँव में हमारे पर अटैक किया था, वहाँ पर तुमने जो कुछ भी किया मैं उसी बारे में सोच रही थी, क्या वहाँ पर ये सब कुछ करना जरूरी था। इसे फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तो जाउची ब्लैक डीमन को मारने के बाद उसकी रिंग अपने हाथ में पकड़ता है। ज़ोरो के पास आकर उसे कहता है मैंने ब्लैक डीमन को मार दिया है। वहाँ पर ब्लैक डीमन के मरने के बाद उसके बाकी के बचे हुए जो साथी होते हैं वो सभी लोग ब्लैक डीमन के मरने के बाद भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, हमारा बॉस मर चुका है। जबकि हमारा जाउची उनकी बात सुन लेता है कि वो सभी लोग अब भागने वाले हैं, तो वो जल्दी से फिर से अपनी फिनिक्स फायर को एक्टिवेट करता है और उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जाउची कहता है तुम में से कोई भी यहाँ से भागकर नहीं जा सकता और वो उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर उसके हाथ जितने भी लगते हैं वो उन सभी को मार देता है। वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर वो जबरदस्त फायर को रिलीज करता है तो आसपास जितने भी गुंडे होते हैं वो सभी लोग मारे जाते हैं। सिस्टर ज़ोरो दूर खड़ी ये सब
कुछ देख रही होती है कि जाउची ने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया। हालांकि वो सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे कि जाउची ऐसा कैसे कर सकता है। जहाँ पर तकरीबन 100 लोग थे जिनको जाउची ने अकेले ही मार दिया है। जाउची उन सभी को मारने के बाद वहाँ से वापस आता है क्योंकि इतने सारे लोगों को मारने के बाद उसकी पावर्स भी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। ज़ोरो से कहता है सीनियर सिस्टर तुम इस बारे में सोच रही होगी कि मैं बहुत ज्यादा जालिम हूँ जहाँ पर इतने सारे लोगों को मार डाला। हालांकि वो सभी लोग जहाँ से भागकर जा रहे थे। इसी वक्त जाउची वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ भी ज्यादा नहीं किया, मैंने इन सभी लोगों को इसीलिए मारा है ताकि ये वापस आकर गाँव वालों को ना मार सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग भाग गए हैं उन सभी को मेरी जगह पर तुम मार डालो, क्योंकि मेरे पास अब इतनी पावर नहीं बची कि मैं इन सभी को मार सकूं। मैं यहाँ पर सिर्फ इस गांव के लोगों को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ज़ोरो से कहती है लेकिन इनका लीडर तो मर चुका है, ब्लैक मर्सनरी गैंग खत्म हो चुकी है और ये सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा कभी यहाँ पर वापस आएंगे इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। हो सकता है कि इस वाक़े के बाद ये अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर दे और नेक बन जाएं। जबकि ब्लैक डीमन गैंग के कुछ लोग जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं, वो जब देखते हैं कि जाउची की हालत काफी खराब है, वो लोग कहते हैं जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस लड़के को मार डालते हैं क्योंकि इसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, अब ये दोबारा हमारे पर अटैक नहीं कर पाएगा। साथ ही वो लोग कहते हैं इन सारे गाँव वालों को भी मार देते हैं और गाँव वालों के पास जो खजाना छुपा है वो भी ले लेते हैं। जाउची ज़ोरो से कहता है क्या अब तुम्हें मेरी बात की समझ आई, ये लोग क्योंकि बुरे हैं इसी वजह से ये बुरे काम ही करेंगे, ये दोबारा कभी भी सीधी रास्ते पर नहीं चल सकते, इसी वजह से इन सभी को यहीं पर मारना पड़ेगा वरना ये सभी लोग जी और तुम्हें और साथ में इन सारे मासूम गाँव वालों को भी मार डालेंगे। तो ज़ोरो भी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती है और जाउची से कहती है जूनियर ब्रदर ठीक है, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, अब मुझे बताया कि मुझे क्या करना है, और वो उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर वाकई में वो गुंडे खड़े होते हैं और वो लोग जब देखते हैं कि जाउची की हालत खराब है तो वो बातें कर रहे होते हैं कि चलो चल के इस लड़के को मार डालते हैं, फिर गाँव वालों को भी मार देंगे, उनके खजाने लूट लेंगे। सिस्टर ज़ोरो आगे बढ़ती है, अपना वेपन लेती है और कहती है ठीक है मुझे समझ आ गई, मुझे इन सभी को मारना है, और वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। जबकि जाउची सोच रहा होता है मैंने इन सभी बैंडिट्स की बॉडी के अंदर फायर सीड को छोड़ दिया है, अगर सिस्टर ज़ोरो यहाँ पर इन सभी को नहीं मार पाती तो मैं उस फायर सीड को एक्टिवेट कर दूंगा और वहाँ पर जितने भी बैंडिट्स हैं ये सारे के सारे अपने आप ही मारे जाएंगे। लेकिन सिस्टर ज़ोरो आगे बढ़ती है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सभी को मार देती है और उन सभी को मारने के बाद वो वापस आती है और उसे कहती है जूनियर ब्रदर जुन तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, यहाँ पर कुछ बुरे लोगों को मारना पड़ता है ताकि हम लोग बहुत सारे अच्छे लोगों की जान बचा सकें। सभी लोग बुरे लोग थे और ये कभी अच्छे नहीं हो सकते थे। और साथ ही वो रो रही होती है, लगता है कि उसने पहले कभी किसी इंसान की जान नहीं ली। वो जूनियर ब्रदर्स जुन से कहती है मैंने यहाँ पर लोगों को मारने के बारे में काफी कुछ सीखा है, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाउची उसे कहता है सीनियर सिस्टर मुझे पता है कि किसी इंसान की जब जान ली जाती है तो हमें काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, तो रात को सो नहीं पाते और तुम भी इसी हालत में हो। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो, तुमने वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान ली है। तो हमारा जाउची जल्दी से आगे बढ़ता है, उसके कंधों पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिस्टर ज़ोरो शर्माना शुरू कर देती है और कहती है जी तुम क्या करने वाले हो, तुम मेरे करीब क्यों आ गए हो। जाउची उसे कहता है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे करीब क्यों आया हूँ और मैं तुमसे क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैं इस बात से वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वहाँ पर उन लोगों को मारने के जब मैंने तुमसे बात की तब तुमने मेरे इंटेंशंस को समझ लिया। जाउची उसे जल्दी से अपने गले से लगा लेता है और कहता है इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। सीनियर सिस्टर भी बड़े ही आराम के साथ उसको गले से लगा लेती है और सोच रही होती है इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा वार्म है। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को गले से लगाकर वहाँ पर खड़े रहते हैं। जब थोड़ी देर के बाद ज़ोरो को होश आती है वो शर्म के मारे लाल हो जाती है और कहती है ये मैंने क्या किया, मैं एक प्रिंसेस हूँ, मैं यहाँ पर एक आम लड़के को हक करके कैसे खड़ी रह सकती हूँ। वो जल्दी से जाउची को छोड़कर पीछे की तरफ मुड़ जाती है। वो उसे कहती है वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट की थी जिसकी वजह से तुम काफी जख्मी भी हो, इसलिए जाओ जाकर आराम करो। वहाँ पर ना सिर्फ फाइट की थी बल्कि इसके अलावा आइचुन और उसके पूरे क्लैन के माथे के ऊपर जो डिवाइन फिनिश का कर्ज था उसको भी हटाने में उनकी हेल्प की है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, कल हम लोग ब्लू विंड एम्पायर में जाएंगे। हमारा जाउची फिर से जल्दी से बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और उसे कहता है सीनियर सिस्टर चलो फिर जल्दी से बिस्तर में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ब्लू विंड एम्पायर का दिखाया जाता है। ब्लू विंड एम्पायर के ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का सीन दिखाते हैं। सिस्टर जाउची को ब्लू विंड एम्पायर के ब्लू विंड परफाउंड पैलेस में लेकर आती है। जाउची उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है जी तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है, मैंने इतना बड़ा पैलेस पहले कभी नहीं देखा। सिस्टर ज़ोरो से कहती है ये इसलिए इतना ज्यादा बड़ा और मैग्निफिसेंट है क्योंकि रॉयल फैमिली वाले इसको सपोर्ट करते हैं। ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का मतलब आप लोग इसको एक अकेडमी भी समझ सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, इनर और आउटर डिसाइपल्स भी हैं, जैसा कि बाकी सभी अकेडमीज में होते हैं। सिस्टर ज़ोरो जाउची से कहती है मैंने यहाँ पर किसी को बुलाया है जो कि हमारी हेल्प करेगा, इसलिए तुम यहीं पर रुको और इंतजार करो। दोनों भी यहीं पर खड़े होते हैं कि साइड से उन्हें एल्डर किन की आवाज आती है। एल्डर किन उन दोनों को कहते हैं तो फाइनली तुम दोनों यहाँ पर पहुँच आए। तुम दोनों को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जाउची उसको देखकर काफी हैरान होता है
और कहता है डॉक्टर पैट्रियार्च कीन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमारा जाओची सोच रहा होता है लगता है कि एल्डर कीन का ज़ोरो के साथ काफी गहरा ताल्लुक है, इसी वजह से एल्डर कीन यहाँ पर आ चुके हैं और ये ज़ोरो को पहले से जानते हैं। तो मैं इस बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ कि आखिर सीनियर सिस्टर की रियल आइडेंटिटी क्या है। एल्डर कीन जाओची से कहते हैं जब तुम हमारे एक पैलेस को छोड़कर चले गए 3 दिन तक तुम नहीं मिले, सिस्टर ज़ोरो तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर गई थी। इसके बाद ज़ोरो के साथ भी मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया तो मैं सीधा यहाँ पर चला आया। मुझे लगा कि तुम लोग यहीं पर आए होगे, तो है कि तुम दोनों बड़ी आसानी के साथ और बिना किसी नुकसान के पहुंच जाए, वरना मेरा सर कट जाता। ज़ोरो जल्दी से आगे बढ़ती है और एल्डर कीन को चुप करवा देती है। साथ ही मास्टर कीन से कहती है मास्टर कीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये सारी बातें मेरे फादर से सीक्रेट रखी है, वरना मेरे फादर मुझे सजा देते। फादर से मिलने के लिए जल्दी ही जाऊंगी। जाओची को साइड से किसी की आवाज आती है। जुनबा भी वहीं पर होता है। जुनबा दूर से चिल्लाकर कहता है जीजा जी मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, और वो भागता हुआ आता है। जुनबा पहले से अब काफी ज्यादा मोटा भी हो चुका है। भागता हुआ जाओची के साथ आकर टकराता है और उसे पीछे लेकर दीवार के अंदर गाड़ देता है। वो उसे हक करने की कोशिश कर रहा था। जुनबा रोना शुरू कर देता है और कहता है जीजा जी मैंने सोचा कि आप दोबारा मुझे कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि आप जाओ सेक्टर वालों ने आपको पकड़कर मार दिया होगा। रूलैन भी मास्टर कीन के साथ यहाँ पर आया होता है तो रूलैन उसे कहता है सिस्टर ज़ोरो तो हम लोग फाइनली यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। तो तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा डर गया था जब मैं तुम्हें नहीं देख पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है ये कमीना जुनची अभी तक जिंदा क्यों है। टूरू मास्टर कीन से कहती है मास्टर कीन चाहती हूँ कि आप यहाँ पर जाओची को प्रफाउंड पैलेस के अंदर एडमिशन देने के बारे में कुछ बंदोबस्त करें। इससे प्रफाउंड पैलेस के अंदर एडमिशन दिलवाना चाहती हूँ और ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। मास्टर कीन उसे कहते हैं मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ तो मैं बड़ी आसानी के साथ इसे एडमिशन दिलवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्या करने वाली हो। तो ज़ोरो से कहती है मैं अपने फादर को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं पहले अपने फादर से मिलने के लिए जाऊंगी। साथ ही वो जूनियर ब्रदर से कहती है जाओची अब मैं अपने फादर से मिलने के लिए जा रही हूँ, अपने फैमिली मैटर्स को निपटाने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। जाओची जुनबा को छोड़कर जल्दी से जंप करते हुए वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है तुम अपने घर वापस जा रही हो अपने फादर से मिलने के लिए, क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगी, तो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। ज़ोरो से कहती है नहीं अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं अपने ब्लू विंड एम्पायर में हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे पर अटैक कर सके या फिर मुझे नुकसान पहुँचा सके। साथ ही जाओची की नजर रूलैन के ऊपर पड़ती है। रूलैन और जाओची दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। साथ ही हमारा जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है। वो ज़ोरो को पकड़कर साइड पर ले जाता है और उससे कहता है ना रुको मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट देना है, जबकि जाओची ये जानबूझकर कर रहा होता है ताकि रूलैंग से सब कुछ देखकर जले। रूलैंग वाकई में बहुत ज्यादा जल रहा होता है। जाओची अपने पास से वो गन निकालता है, साथ ही वो उसे 20 रिपेलिंग इंसेंस भी देता है। वो उसे कहता है ये दोनों चीजें तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे काम आएंगी कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा तब यही चीजें तुम्हारे काम आएंगी। सिस्टर ज़ोरो भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है। फिर साथ ही जाओची वहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है वैसे भी हम दोनों को यहाँ पर कुछ छुपाने की क्या जरूरत है, वैसे भी तो हम लोग एक ही होटल में एक ही रूम में एक ही बिस्तर के ऊपर सोते रहे हैं, वो हम दोनों तो एक जिस्म एक जान बन चुके हैं। रूलैंग जो पीछे खड़ा ये बातें सुन रहा होता है, उसी वक्त उसके गंदे जहन में वो सारी बात आती है कि ये दोनों तो एक साथ सो चुके हैं। वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है जाओची अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। वो जाओची से चिल्लाकर कहता है चलो जल्दी से यहाँ पर उस बात को रिपीट करो जो कि तुमने अभी अभी कही है, क्या कहा कि तुमने इसके साथ क्या किया है। जाओची बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, रूलैंग के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है जब दो बड़े बात कर रहे हो तब बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। रूलैंग क्योंकि खुद इससे फाइट नहीं कर सकता, वो चिल्लाकर उसे कहता है सुनची तुम बस इंतजार करो, मैं अपने बड़े कजन से जाकर इस बारे में बात करूंगा ना, मैं अपने बड़े कजन को लेकर आता हूँ और तुम्हें सजा देगा। उसे कहता है हाँ ठीक है जाओ जाकर अपने कजन को बुला लाओ, 2-4 कजन को बुला लेना। एल्डर कीन भी ये बात सुनते ही काफी हैरान होते हैं और जाओची से कहते हैं लड़के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें पता है कि मूरोंग जी का जो ओल्डर कजन है उसका नाम मोरोंग जी है, वो ब्लू विंड प्रफाउंड पैलेस का इनर पैलेस डिसाइपल है, ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा है, अगर वो तुम्हारे पर अटैक करेगा तो तुम नहीं बच पाओगे। जाओची मास्टर कीन से कहता है वैसे तो मुझे किसी का भी डर नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे इनर डिसाइपल में और आउटर डिसाइपल्स में क्या फर्क है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन इंपीरियल फैमिली का दिखाया जाता है। ज़ोरो अपने फादर से मिलने के लिए आती है जो कि इस वक्त ब्लू विंड एम्पायर के एम्परर हैं। वो बीमार हैं, अपने बिस्तर के ऊपर लेटे होते हैं। ज़ोरो उनके पास जाकर बैठ जाती है, अपने फादर से कहती है फादर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं काफी लंबे अरसे तक आपसे दूर रही हूँ और आपसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकी जबकि आप बीमार हैं। और उसे कहती है ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम सही सलामत वापस आ गई हो, तुम्हें देखकर मुझे हमेशा ही बहुत ज्यादा खुशी होती है, वरना मेरे उन कमीने बेटों की वजह से तो मैं गुस्से से ही मर जाऊंगा। वो हमेशा ही कोई ऐसी बुरी हरकत करते हैं कि जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाए। यहीं पर उसका एक बड़ा भाई भी आता है, वो कहता है मैंने सुना है कि मेरी प्यारी बहन वापस आई है, तुम अकेली वापस क्यों आई हो, हमें तो लगा था कि तुम अपने साथ किसी साथी को लेकर आओगी, ऐसा तो नहीं है कि तुमने पहले किसी के साथ भागने का इरादा कर लिया है। फिर साथ ही वो अपने फादर से कहता है फादर लगता है कि अब आपको आराम के साथ बिस्तर के पर लेट जाना चाहिए और अपनी पोजीशन मुझे दे देनी चाहिए, मैं नया एम्परर बन जाऊंगा। तो क्राउन प्रिंस का नाम
नाम कैंगलिन होता है। फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम बेवकूफ को मेरे रूम में आने किसने दिया, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। कैंगलिन पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता, जबकि फादर मुझे देखना नहीं चाहते तो फिर मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, अब मैं जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ। जाने से पहले वो अपने फादर से कहता है, फादर आपको अपना बॉसदा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि अचानक बॉसदा बीमार होने की वजह से आप मर जाएं। वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है, जबकि ज़ूरो बॉसदा गुस्से में होती है और कहती है, सभी तो वाकई में बहुत बड़े कमीने हैं, इनका बाप यहाँ पर बीमार पड़ा है, यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हैं, वजह से तो फादर को बॉसदा गुस्सा आना ही है। फादर ज़ूरो से कहते हैं, बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम एक लड़की हो, काश तुम एक लड़का होती, यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली अपनी गद्दी दे देता और तुम्हें नया एम्परर बना देता। मैं एम्परर की गद्दी के ऊपर पिछले कई सालों से बैठा हुआ हूँ, मैं अपने कामों में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं अपनी बेटी की किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका और इस बात से मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। ज़ूरो अपने फादर से कहती है, फादर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने एक कैंडिडेट को ढूंढ लिया है कि इस बार की रैंकिंग वाले टूर्नामेंट में हमें दर्शाएगा। जो इस लड़के के ऊपर पूरा भरोसा है, उसके पास जो स्ट्रेंथ है, इस टूर्नामेंट की रैंकिंग में हमारी फैमिली के ऊपर जो दाग लगा है उसको साफ करने में बहुत ज्यादा काम आएगी। साथ ही सिस्टर यूरो सोच रही होती है, जुनजी मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा भरोसा है, अब मेरे इस भरोसे को तोड़ना मत। नेक्स्ट सीन जुनबा का दिखाया जाता है। जुनबा जाओची से कहता है, ब्रदर इन लॉ क्या तुम वाकई में अपना फ्री पास मुझे देना चाहते हो और तुम खुद यहाँ पर एग्जाम के जरिए से सिलेक्ट होकर आना चाहते हो। जाओची को यहाँ पर एल्डर किन की तरफ से एक फ्री पास मिला था, वो यहाँ पर डायरेक्टली इनर पैलेस में जा सकता था, लेकिन उसने अपना पास जुनबा को दे दिया है। जाओची जुनबा से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साले साहब हो, तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब तुम आउटर पैलेस में जाकर अच्छे से ट्रेनिंग करना और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करना। अगर किसी ने तुम्हें बुली किया तो अपने जीजा जी को जरूर बताना। जुनबा भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, जीजा जी आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हैं, कि हमारा जाओची सोच रहा होता है। एल्डर किन ने मुझे यहाँ पर टूर्नामेंट ऑफ रैंकिंग के बारे में बताया है कि उस रैंकिंग में एंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एल्डर किन ये सब कुछ सिस्टर यूरो के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यूरो यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा रही है। अब तो मैं और ज्यादा उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या है उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। बच्ची को एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। एग्जामिनेशन ग्राउंड के ऊपर फर्स्ट स्टेज का एग्जाम तो नहीं दिखाते, लेकिन वहाँ पर बताया जाता है कि जाओची ने सभी के साथ पहले टेस्ट को पास किया है और सबसे हाई रैंकिंग को हासिल किया है। सबसे पहले वाला टेस्ट स्ट्रेंथ असेसमेंट का टेस्ट था। जाओची के पास क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसी वजह से वो इस टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर गया है। सभी लोग जाओची के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़का सिर्फ 16 साल का है, लेकिन ये अपनी बेसिक राम के 10th लेवल पर पहुंच चुका है। इस बार के एंट्रेंस एग्जाम तो काफी ज्यादा टफ है। बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 29 पीपल ही ऐसे हैं जो कि पास हो पाए हैं। जाओची पास होने वाले लड़कों में सबसे आगे खड़ा होता है, तो वहीं पर एक लड़का पीछे खड़ा होता है जो कि जाओची की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है। कहता है, यहाँ पर लाइमलाइट में मुझे होना चाहिए था, सभी लोगों को मेरे बारे में बातें करना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इस कमीने लड़के की बातें हो रही हैं। यानी ये लड़का कहाँ से आया और इसको लगता है कि जो मुझसे ज्यादा बेहतर है। देखना सेकंड स्टेज में मैं इसको कैसे सबक सिखाता हूँ। एल्डर वहाँ पर अरीना में खड़े होकर उन सभी बच्चों से कहते हैं, मैं तुम सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूँ जिन्होंने अपनी फर्स्ट स्टेज को पास कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारी सेकंड स्टेज है, तुम्हें इस एग्जाम को भी पास करना पड़ेगा और तुम्हारी सेकंड स्टेज में तुम्हारी कम्बैट एबिलिटीज को देखा जाएगा। तुम्हारी कम्बैट एबिलिटीज को देखने के लिए हमने यहाँ पर तुम्हारे एक सीनियर ब्रदर को बुलाया है। हमारे सीनियर ब्रदर का नाम फेंग जुई है, जो कि हमारे मिडिल पैलेस से यहाँ पर आया है। सभी लोगों को यहाँ पर अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को शो करवाने के लिए ब्रदर के साथ 7 मूव्स को चलना होगा। अगर तुम 7 मूव्स के साथ यहाँ पर टिके रहे, तुम लोग इस टेस्ट को पास कर लोगे। फेंग जुई उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग एक बात जान लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जरा भी नरमी नहीं बरतने वाला। मैं उन 7 मूव्स के साथ तुम्हारे पर फुल पावर के साथ अटैक करूंगा, इसलिए तुम्हें अपने आप को खुद ही बचाना होगा। वहाँ पर कुछ लोग फेंग जुई को पहले से जानते होते हैं। वो कहते हैं, ये तो ब्रदर फेंग जुई है, हमने सुना है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ये ब्रदर फेंग जुई 19 साल की उम्र में ही अपनी ट्रू परफॉर्म राम के 3rd लेवल पर पहुंच गया था। लगता है कि इस बार के एग्जाम वाकई में बहुत ज्यादा टफ है, पास होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। फेंग जुई उन सभी से कहता है, वैसे तो तुम सभी लोग अगर रियल में मुझसे फाइट करो तो तुम में से कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर आकर अपनी किस्मत को आजमाओगे। मेरे साथ तुम लोग 7 मूव्स को पॉइंटर्स को एक्सचेंज करोगे। इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर तुम्हारी क्वालिटी को चेक करेंगे, इसके बाद में पास किया जाएगा। फेंग जुई के साथ वहाँ पर काफी सारे बच्चे फाइट करने के लिए आते हैं, तो वो सभी बच्चों को वहाँ पर नीचे गिरा देता और उनमें से कोई भी पास नहीं हो पाता। फेंग जुई उनसे कहता है, तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा वीक हो। साथ ही वो इशारा करते हुए कहता है, लड़के तुम यहाँ पर आओ। लड़का उसका अपना ही कजन है, वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले जाओची के बारे में बातें कर रहा था कि मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा। तो इस लड़के का नाम आओ जैन होता है। वो सभी लोग कहते हैं, ये तो आओ जैन है। हमने सुना है कि डेजर्ट सिटी में इसकी फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये एक बहुत ही पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड से यहाँ पर आया है। इस लड़के को भी एक जीनियस माना जाता है, क्योंकि ये अपनी बेसिक राम के 9th लेवल तक पहुंच चुका है और उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। अब के आओ जैन वहाँ पर सोच रहा होता है, मैं तो इस टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर लूंगा, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं है कि फेंग जुई मेरा कजन है। फेंग जुई जल्दी से अरीना में चला जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और फेंग जुई के ऊपर अटैक करता
होता है जब वो फेंग शुई के ऊपर अटैक करता है तो फेंग शुई भी सामने की तरफ से अटैक को बहुत ज्यादा लाइटली लेता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा दम है। वो इंस्ट्रक्टर की से कहता है, इंस्ट्रक्टर इस लड़की के अंदर काफी ज्यादा दम है, मुझे लगता है कि इसको पास कर देना चाहिए। इंस्ट्रक्टर की भी उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है, ये लड़का पास हो गया है। अब शी उसे कहता है सीनियर ब्रदर तुमने तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। जब वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं फेंग शुई उसे कहता है कजिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करो, मैं जाओची को सबक सिखाना चाहता हूँ। आओ चैन उसे कहता है ब्रदर सिर्फ जाओची को नहीं बल्कि उसके साथ जो दूसरे नंबर पर है जाओ फैन, मैं उसको भी सबक सिखाना चाहता हूँ। जाओची के साथ एक और लड़का खड़ा होता है जो कि रैंकिंग में पिछले टेस्ट में सेकंड नंबर पर आया था, उसका नाम जाओ फैन होता है। जाओची उनकी इंटेंशंस को समझ जाता है और जाओ फैन से कहता है जाओ फैन फेंग शुई मुझे बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता, इसलिए तुम्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जाओची से पहले जाओ फैन की बारी होती है। जाओ फैन वहाँ पर ऊपर अरीना में चला जाता है फेंग शुई के सामने। जाओ फैन उसे अपना नाम बताता है और अपने बारे में बताता है कि मेरी उम्र 15 साल है और मैं इस वक्त बेसिक राम के सेकंड लेवल पर हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर एडवाइस करो। लेकिन फेंग शुई तो यहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाना चाहता है। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना लगता है उसी वक्त हमारा जाओची भी चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। जाओची के बोलने से पहले ही फेंग शुई स्पीड से आगे बढ़ता है और जाओ फैन के ऊपर अटैक कर देता है। अब वो जाओ फैन के ऊपर अटैक करता है तो जाओ फैन उड़ता हुआ अरीना से बाहर जाकर गिरता है। जाओची बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसे कैच कर लेता है। जाओ फैन उसके अटैक की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जाओची उसे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो सिर्फ एक टेस्ट है लेकिन तुमने इसको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। फेंग शुई से कहता है मुझे क्या पता था कि इस लड़के के पास जो परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा वीक है और वैसे भी टेस्ट के दौरान जख्मी होना तो आम सी बात है। मुझे यहाँ पर इस थोड़े बहुत दर्द को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इस टेस्ट को पास करने के लायक है। इसकी यहाँ पर ब्लू विंड परफॉर्मेंस पैलेस में कोई भी जगह नहीं है, इसे घर चले जाना चाहिए। जाओची जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चला जाता है और उसे कहता है ये तो तुमने खुद ही कहा है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन के दौरान गलती से भी किसी को चोट लग सकती है, तो अपनी इस बात के ऊपर रहना। अब मेरी बारी है, प्लीज अब मेरे साथ भी फाइट करो, भी अपना एग्जाम देना चाहता हूँ। फेंग शुई से कहता है मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुमने पिछले टेस्ट में फर्स्ट रैंकिंग को हासिल किया है, तुम नंबर 1 हो, तो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हें 3 मूव्स देता हूँ। 3 मूव्स में तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। अगर इन तीनों मूव्स में तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाए, नहीं हरा पाए, तो फिर तुम्हें खुद ही यहाँ से जाना पड़ेगा, दोबारा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। और अगर इन तीनों मूव्स के दौरान तुम मुझे जख्मी कर देते हो तो आज के बाद जब भी तुम मुझे दिखाई दोगे मैं तुम्हें सलाम करके गुजरा करूंगा। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सभी लोग इसकी चाल को पहले समझते होते हैं। वो जाओची से चिल्लाकर कहते हैं फेंग शुई यहाँ पर मैं 3 अटैक्स करने के लिए कह रहा है लेकिन तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाओगे क्योंकि ये यहाँ पर अपनी फैमिली के डिफेंसिव परफॉर्म आर्ट को यूज करने वाला है। इसके डिफेंसेस काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम चाहकर भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे, इसलिए तुम्हें इसके ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। यहीं पर पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो कि एल्डर सीकोंग का बेटा होता है, उसका नाम सीकोंग डू होता है। वो जाओची से कहता है तुम यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को भी यूज कर लो तभी तुम इसके डिफेंसिव बैरियर को नहीं तोड़ पाओगे। अगर यहाँ पर तुम दोनों का कल्टीवेशन लेवल भी सेम होता तब भी तुम इसके बैरियर को नहीं तोड़ पाते। जाओची ब्रदर सीकोंग से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये एल्डर सीकोंग का बेटा है। जाओची ब्रदर सीकोंग से कहता है अब जबकि यहाँ पर ये डील हो चुकी है, तो फेंग शुई ने ये बात कर दी है कि वो मुझे 3 अटैक्स का मौका देने वाला है, तो फिर मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, वरना मेरा नाम खराब हो जाएगा, सभी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है मैं यहाँ पर इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, लगता है कि ये लड़का पागल हो गया है, क्या वाकई में इसको लगता है कि ये यहाँ पर ब्रदर फेंग शुई का मुकाबला कर सकता है। ये बात ठीक है कि ये अपनी परफॉर्म राम के 10th लेवल पर है, फिर भी ये वहाँ पर फेंग शुई का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फेंग शुई भी अपने अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो हमारे जाओची से कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए तो तुम थोड़ी देर बाद भी अटैक कर सकते हो, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, इस बात से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। जाओची से कहता है ये तो वक्त बताएगा कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर मरने वाला है और कौन जिएगा। हमारा जाओची उसके सामने खड़ा होता है। वो उसे कहता है तुम्हें अपना फर्स्ट मूव चलने वाला। वो वहीं पर अपनी इवल सोल गेट को ओपन करता है और बड़ी स्पीड से गायब हो जाता है। वो गायब होकर उसके पीछे चला जाता है। फेंग शुई भी काफी हैरान होता है और कहता है वो कहाँ पर चला गया। उसी वक्त जाओची पीछे वाली साइड से बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसे पंच मारता है। फेंग शुई भी जल्दी से अपने सामने अपने पहले बैरियर को क्रिएट करता है, तो उसका बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे जाओची का पंच भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वो उसके बैरियर की फर्स्ट लेयर को तोड़ देता है। फेंग शुई काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरे बैरियर को कैसे तोड़ दिया, लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे फुल बैरियर को नहीं तोड़ पाओगे। मैं सिर्फ एक बैरियर नहीं बल्कि इस बैरियर की 3 लेयर्स क्रिएट कर सकता हूँ, तुम तीनों लेयर्स को तो नहीं तोड़ सकते। जाओची से कहता है क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है। जाओची अपने हाथ को पीछे की तरफ हटाता है, अपनी फीनिक्स की फायर को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, चलो ठीक है अब मेरे सेकंड मूव के लिए रेडी हो जाओ। जाओची अपने हाथ में अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लेता है। फेंग शुई भी जल्दी से अपने सामने 3 लेयर वाला बैरियर क्रिएट करता है। काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है कि कहीं ये अपनी फुल स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ को यूज तो नहीं करने वाला, क्या ही ये वाकई में मेरे बैरियर को तोड़ ना दे। जाओची उसके बैरियर के ऊपर जब पंच मारता है वहाँ पर जबरदस्त फायर निकलती है। हालांकि जाओची उसके बैरियर को नहीं तोड़ पाता, लेकिन फेंग जुई के मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। भाई ये लड़का कहाँ से आया है, इसकी स्ट्रेंथ तो एक मॉन्स्टर जैसी है। फाइनली हमारा जाओची उसके तीनों लेयर वाले बैरियर को भी तोड़ देता है और उसका पंच सीधा उसके मुंह के ऊपर लगता है और फेंग जुई पीछे उड़ता हुआ जाकर काफी दूर गिरता है। जाओची उसे कहता है ये तो इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारा चेहरा तो काफी ज्यादा थिक है, पंच से भी तुम्हारे चेहरे की हड्डियां नहीं टूटी। फेंग जुई के पीछे गिरने के बाद जाओची उसे कहता है तो अब मेरे तीसरे मूव की बारी है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, ये मेरा आखिरी मूव होने वाला है। हमारा जाओची जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है तुझे फाइनल मूव होने वाला है और तुम्हें पता है कि फाइनल मूव में क्या होता है। फेंग जुई कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, अब मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली की फॉरबिडन आर्ट को यूज करना पड़ेगा वरना मैं इसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। फेंग जुई वहाँ पर अपनी फैमिली की फॉरबिडन आर्ट जिसका नाम प्रोफाउंड ब्लड बैरियर होता है उसको एक्टिवेट करता है। यहाँ पर अपने सामने एक ब्लड को यूज करते हुए बैरियर क्रिएट करता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है, वो कहता है मैंने यहाँ पर अपनी आधी लाइफ फोर्स को यूज करते हुए एक ब्लड बैरियर क्रिएट किया है, इस बैरियर को तुम नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर है। जबकि हमारा जाओची हंसता हुआ नीचे की तरफ आ रहा होता है और उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बैरियर को नहीं तोड़ सकता। जाओची उसके बैरियर के ऊपर पंच मारता है और वहाँ पर जबरदस्त फायर निकलती है और वो फायर वाकई में बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। वहाँ पर आसपास जितने भी लोग एग्जाम देखने के लिए खड़े होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि सीकोंग भी सोच रहा होता है उनकी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्ट्रेंथ तो से भी ज्यादा है। हमारा जाओची उसके ऊपर पंच मारने के बाद अपनी फायर के अंदर से आराम के साथ चलता हुआ बाहर की तरफ निकल रहा होता है। बाहर आने के बाद उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग इस बात के गवाह हो, जुई ने यहाँ पर मुझसे कहा था कि वो मुझे 3 मूव्स देगा और मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 मूव्स ही चले हैं। क्योंकि फेंग जुई यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर चुका है तो इसका मतलब इस फाइट को मैंने जीत लिया है। इंस्ट्रक्टर किन भी शायद उन्हीं लोगों की साइड पर है। वो फेंग जुई को जख्मी होने के बाद जाओची से कहते हैं हाँ तुमने इस एग्जाम को तो पास कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारे ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस को ज्वाइन करने के लायक नहीं हो, अपने साथी को जख्मी नहीं करना चाहिए था। जाओची उसे कहता है लेकिन तुम्हारे डिसाइपल ने तो यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर एग्जाम के दौरान एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के दौरान एक दूसरे को जख्मी भी किया जा सकता है और हम लोग जख्मी हो सकते हैं। जब फेंग जुई ने यहाँ पर जाओ फेंग के लिए ये बात कही थी तब तो तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, जब मेरी बारी आई तो तुम यहाँ पर बात कर रहे हो। ऊपर से मेरी परफॉर्म स्ट्रेंथ और मेरी कल्टीवेशन लेवल फेंग जुई से बहुत ज्यादा कम है तो यहाँ पर मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आ सकता कि मैंने इसको जख्मी किया है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।